very good morning to all my dear students. Good morning. Please बैठिए. Please पेज नंबर 60. ITC का पार्ट सेक्शन 16(1) किया था, 2 अभी कर रहे हैं, 3 अभी आएगा, 4 अभी आएगा. टोटल 4 पार्ट है 16(1) to 3, 4 IT से कनेक्टेड. फिर सेक्शन 17 आएगा, फिर सेक्शन 18 आएगा. 3 सेक्शन डिटेल में डील करते हैं ITC को लेके. और इनके आगे पार्ट्स हैं, जैसे 16 के 4 पार्ट हैं, 18 के 6 पार्ट है, 17 के 5 पार्ट है, 5 पार्ट 17 के, 6 पार्ट 18 के, 4 पार्ट 16 के. इनको स्टडी कर लो, एग्जैक्टली पता लग जाता है किसको टेस्टेड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा. डिटेल में डील कर रहे हैं. इनके साथ में रूल हैं. रूल 36 है, रूल 37 है, ये सेक्शन 16 के साथ में है. फिर रूल 42 है, 43 है, ये 17 के साथ में है. फिर रूल 40 है, रूल 44 है, ये 18 के साथ में है. तो अगर याद कर सकते हो सेक्शन रूल, बहुत अच्छी बात है. नहीं कर सकते तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर मार्किंग कर रहा होगा, पक्की बात है उसको भी याद नहीं होंगे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जब मुझे नहीं याद, बच्चों को नहीं याद, तो क्या होगा. नहीं, जो याद करेगा, फ़ायदा ये है, मेरी गारंटी है, आप टेक्स्ट का पेपर मेरे से सी इंटर का कर लो, फाइनल में कुछ मत करना, दोनों पेपर पास होने की मेरी पूरी गारंटी है. पास आराम से हो जाएंगे. 50% मार्क्स को टारगेट लो, 40 को नहीं, 50. तो 60 के आसपास मार्क्स CA फाइनल के में 2 पेपर है टैक्स से पक्का आ जाएंगे. करके देख लो आप, जितना मैं करा रहा हूँ आपको. या फाइनल की बुक उठा के देख लेना ये सब है कि नहीं है. फाइनल वाले बच्चे से पूछ के देख लेना कि 16(1) में क्या है, 2 में क्या है, पूछ के देख लेना. कोई CA फाइनल वाला मिले ना, उससे पूछ लेना GST कर लिया करेगा ना, बता देना 16(1) और 2 में क्या है, और 16(3) में क्या है, और 16(4) में क्या है. सच कह रहा हूँ, आप मतलब विश्वास करो ना, आप एक बार पूछ के देख लेना. ठीक है. तो 16(1) में क्या था, रजिस्टर्ड हो और सामान बिजनेस के लिए हो, पर्सनल ना हो, नॉन बिजनेस ना हो. 16(2) भाई आपके पास इनवाइस तो हो, सामान भी आ जाए, फिर जो जिसको पेमेंट दिया था वो गवर्नमेंट को ही पेमेंट कर दे, वो रिटर्न भी भर दे अपनी GSTR 1 वगैरह वगैरह. ये पार्ट थे 16(2) में. 16(2) अभी चल रहा है, उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है. 16(1), 2, 3, 4 से कनेक्टेड है. 36 और 37 2 रूल भी कनेक्टेड है. ये जो बात हमने 16(1), 2 में स्टडी की है, सारी 16(1), 2 में नहीं है, थोड़ा सा पार्ट 36, 37 में भी है. ठीक है. इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. तो इतना पार्ट तो आप, क्योंकि 2 छुट्टियाँ थी बीच में, अच्छे से कर आए होगे, बिल्कुल रट के आए होगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके. इसके आगे चलते हैं. ठीक है. लेट कंटिन्यू. इनपुट एज क्रेडिट सेक्शन 16, 17, 18, 36, 37 16 से कनेक्टेड है. 42, 43 17 से कनेक्टेड है. 40, 44 18 से कनेक्टेड है. एलिजिबिलिटी कंडीशन वाला पार्ट हो गया था. फिर C पार्ट भी हमारा हो गया था. टैक्स चार्ज सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर. रिवर्स चार्ज में खुद देगा. D पार्ट हो गया था. रजिस्टर्ड पर्सन एज फर्निश्ड GSTR 3B. वेयर गुड्स अगेंस्ट इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स इंस्टॉलमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लोड. ये वाला पार्ट भी देख लीजिएगा. देखिए, मुझे एस्केलेटर लगवाना है यहाँ इस बिल्डिंग में, एस्केलेटर, क्योंकि सीढ़ियों में उतरने में मज़ा नहीं आता और लिफ्ट में मज़ा नहीं आता, बहुत बोरिंग है लिफ्ट वाला काम. एस्केलेटर वाला ठीक है, चलते फिरते कुछ ना कुछ इधर उधर उधर. तो मैंने बात की, मैंने कहा भाई एस्केलेटर का सामान, कहते जी एस्केलेटर का इतना सामान है, 4 ट्रक भर के आएंगे. एक ट्रक, एक थोड़ा सामान इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें. मैंने कहा ठीक है, भेजो. पहला ट्रक आ गया. तो मैंने कहा जब ट्रक आ गया है, इनवाइस तो चारों की एक ही बनेगी, इनवाइस तो 4 बनेगी नहीं, तो मैं टेस्टेड ले लेता हूँ. तो अगर एक ही ट्रक आया है, 3 ट्रक का सामान आया ही नहीं और मैं टेस्टेड ले लूँ, तो गलत हो जाएगा ना प्रिंसिपली. तो गवर्नमेंट इसको रोकें कैसे. इसलिए उन्होंने इसमें लिखा है कि जो भी सप्लायर है वो इनवाइस को लास्ट लोड के साथ भेजेगा. अगर लॉट्स में सामान आ रहा है, इनवाइस एक ही है. अगर इनवाइस सबकी अलग अलग है फिर कोई बात नहीं, फिर तो अलग अलग इनवाइस आती जाएगी. अगर इनवाइस एक है तो आखिरी लॉट में भेजेगा.
लेकिन सड़क के ऊपर अगर कोई भी सामान किसी भी फैक्ट्री से निकला है तो रास्ते में जीएसटी ऑफिसर रोक सकता है, बिल दिखाओ कहाँ है। बिना बिल के कोई सामान मार्केट में नहीं आना चाहिए। अगर आया तो ट्रक भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा, सामान भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा, और ट्रक के ड्राइवर को, बोलते हैं उसको पर्सन इंचार्ज, ड्राइवर को विल बी अरेस्टेड। कहाँ से लाए सामान ये? बिना जीएसटी के सामान जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं बदले में एक और डॉक्यूमेंट दे दो, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी चालान। उसके पर्टिकुलर भी इनवॉइस वाले होते हैं लगभग, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी वैल्यू है, कितना वेट है, कितने पैकेट है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट। वो डिलीवरी चालान होना चाहिए, यानी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट गुड्स की मूवमेंट के साथ होना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि इनवॉइस हो। कहीं इनवॉइस की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बदले में क्या हो, डिलीवरी चालान। तो ये वाला पॉइंट है, जो पॉइंट ई है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार आप रीड करके देख लो। पॉइंट ई, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को डाउट? इनकम टैक्स के किसी पार्ट में किसी को डाउट, वो भी आप पूछ सकते हैं, लास्ट क्लास के पूछ सकते हो। हाँ जी, आप भी आ जाओ। सर, दिस इज़ विद रेफरेंस टू आरटीपी नवंबर 2020 का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर जो फ्रेट है वो इंसिडेंटल टू मेन सेल ऑफ गुड्स। जी सर, जो फ्रेट था दैट वाज इंसिडेंटल टू मेन सेल ऑफ द गुड्स, तो जो गुड्स के ऊपर रेट था वही फ्रेट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। तो सर ऐसे अगर एक ही इनवॉइस में 2-3 तरीके के गुड्स हों जिसके ऊपर अलग अलग रेट एप्लीकेबल है, तो उस केस में फ्रेट कौन से रेट पे लगेगा? देखिए, क्वेश्चन जो यहाँ पे डाल दिया ना हमने, वो गलती से डाल दिया है। वो बाद में एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 8, ये उसमें है। एडवांस में बता देता हूँ मैं क्या पार्ट है। ये सेक्शन 8 का पार्ट है। इसमें एक टर्म आती है मिक्स सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, और एक आती है कंपोजिट सप्लाई। दो टाइप की चीज़ें मिक्स हैं। एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मैं गया एक दुकान पे, जी जनरेटर खरीदना है। अब जनरेटर तो सामान है, उन्होंने कहा जी 10 लाख का जनरेटर है और इसके ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा 28% का। मैंने कहा जनरेटर आपको मेरे घर पे लगवाना भी है, अब ये सर्विस है, करेक्ट और नॉट? और जनरेटर मेरे घर पे पहुंचवाना भी है, ये फ्रेट है। तो एक पार्ट तो फ्रेट का हो गया, एक पार्ट इंस्टॉलेशन का हो गया, और एक पार्ट जनरेटर का हो गया। तो मैंने कहा भी कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा जी सब मिला के 12 लाख। अब पता नहीं इसमें फ्रेट कितनी है, पता नहीं सर्विस कितनी है। गौम से ये तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जनरेटर का रेट अलग है, इंस्टॉलेशन का रेट अलग है, फ्रेट का रेट अलग है। उसने कहा जी अब बताओ मैं अलग अलग कैसे बताऊं, मेरा तो काम जो है वो आपको अलग अलग लग रहा है, मुझे तो एक जैसे ही लग रहा है, अब अलग अलग बताऊं जी, फ्रेट इतना, ये इतना। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया कंपोजिट सप्लाई, जहाँ पे सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, और नेचुरल सी बात है कि लोग मिला के ही बोलेंगे। मैंने कहा मैंने बाई एयर जाना है, एयर इंडिया से पूछा कितना टिकट है, जो भी एयरलाइन थी, उन्होंने कहा इतना टिकट है, खाना बीच में फ्री है। भाई 6 घंटे की फ़्लाइट है, खाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, खाने का अलग बताओ, ट्रैवलिंग का अलग बताओ, और एयरपोर्ट जो मैं यूज़ करूँगा उस फैसिलिटी को यूज़ करने का अलग बताओ। पॉसिबल ही नहीं है। तो खाना तो हो गया रेस्टोरेंट सर्विसेज, और वो होगी ट्रैवलिंग, और दोनों हो गए मिक्स। रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% लगता है, ट्रैवलिंग पे 18% लगता है। तो गौर से भी ये तो उसमें मिला दिए, ये तो कॉमन सी बात है, नेचुरल है। अगर वो नेचुरल बंडलिंग है तो कहलाता है कंपोजिट सप्लाई। बिना मतलब के जोड़ दिए। इसके साथ ये दिवाली पर पैक अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, स्वीट्स, चॉकलेट, सब मिला के 2000 रुपये का है। तो उन्होंने कहा ये किस लिए जोड़ दिए भाई, यहाँ तो ज़रूरत थी, वो किस लिए जोड़ दिए? या तो सबके अलग अलग बिल बनाओ, नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, मिक्स सप्लाई। जो अननेचुरल बंडलिंग है वो मिक्स सप्लाई है, और जो नेचुरल बंडलिंग है वो कंपोजिट सप्लाई है। कहाँ दिया है? सेक्शन 8 में। अगर कंपोजिट सप्लाई तो हम देखेंगे मेन आइटम क्या चीज़ है। मेन आइटम का रेट सब पे लग जाएगा। जनरेटर है, फ्रेट है, इंस्टॉलेशन है, मेन आइटम क्या है? जनरेटर। जनरेटर का रेट सारे में लग जाएगा। मिक्स है,
अननेचुरल है, जितनी आइटम है उसमें से हाईएस्ट रेट देखो किसका है, वो हाईएस्ट सब पे लग जाएगा। 10 आइटम को मिला के पैकेट बनाया है, किसी का रेट 5, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 15, एक का था 28, सब पे 28 का लगा दो। अब किसी ने कहा गलत है, उनसे गलत क्या है, अलग अलग बिल बना लो, हम कब मना कर रहे हैं, सबके बिल अलग अलग कर दो, इसका इतना, इसका, आप ही मिला के कर रहे हो तो हम क्या करें। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में एक आध क्वेश्चन गलती से इसका आ गया, तो कोई बात नहीं, वो तो हमने बाद में भी सीखना, आप सीख जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोड़ देना, नहीं तो इतनी बात है बस सेक्शन 8 में जितनी मैंने बताई है आपको। 2 टाइप की बंडलिंग है, एक क्या है नेचुरल और एक क्या है अननेचुरल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक तो दूंगा ही ना आपको साथ में, बिना बुक के कैसे पढ़ाऊँगा। बुक तो गुड्स है और ये सर्विस है, कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडलिंग है, वो तो होगा भाई। तो ऐसे कंपोजिट सप्लाई नेचुरल बंडलिंग के हज़ारों एग्जाम्पल अवेलेबल है, और मिक्स सप्लाई के ज़बरदस्ती बनाए हुए हैं, है नहीं बनाए हुए। तो अगर मिक्स सप्लाई कोई करता है, से दिस इज़ नॉट गुड, फिर भी नहीं मानते ना मानो, हाईएस्ट रेट उठा के लगा देंगे सारे पे मिक्स सप्लाई। तो देखना पड़ेगा नेचुरल है या नेचुरल है। मैंने मोबाइल ख़रीदा, साथ में चार्जर भी मिला है, तो मोबाइल के साथ चार्जर तो आएगा ही, कंपोजिट है। तो जिसका हाईएस्ट रेट है मोबाइल या चार्जर, जो भी नहीं, मोबाइल चार्जर में से जो मेन है, मेन क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चार्जर तो लेकिन मेन तो मोबाइल ही है, उसका रेट सब पे लग जाएगा। ठीक है, यही होगा ना जो आप पूछ रहे थे फ्रीट वाला। तो मिला लो, अगर मिक्स है तो हाईएस्ट ले लो, कंपोजिट है तो मेन आइटम देख लो, मेन आइटम का रेट लग जाएगा। ठीक है, और देखो डाउट्स। एक ये इनकम टैक्स का कुछ पूछ रहे हैं, वाइट का ब्लैक का, पूछे। सर हमने जो पहले पढ़ा कि एसडीवी के बारे में जो हमने पढ़ा था कि जिसके पास ब्लैक होता है वही ब्लैक में ट्रांजैक्शन करता है, और उसी में सामने वाला भी ब्लैक ही तुमसे मांगता है। पर सर अगर किसी के पास वाइट में ही मनी है और सामने से ब्लैक मांगा जा रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को कैसे डील किया जाएगा। मतलब वाइट एंड ब्लैक बैठो देखिए, कह रहे हैं कि एक पर्सन के पास वाइट है और सामने वाला ब्लैक मांग रहा है, तो क्या करें। रियल सिचुएशन में बना के दिखाता हूँ आपको क्या कह रहे हैं। मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे को तो एम्प्लॉयर ने सैलरी दी है और हमेशा चेक से दिया और हमेशा टैक्स काट के दिया, TDS 192 का करके दिया है। वो पैसा मेरा अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया 2 करोड़ रुपया, सारा का सारा क्या है, वाइट है। मैंने सोचा फ्लैट खरीद लूँ, फ्लैट बेचने वाला कह रहा है जी 50 लाख तो लूँगा वाइट में, 150 लूँगा ब्लैक में। अब ये ब्लैक मांग रहा है, ब्लैक मेरे पास है नहीं। यही क्वेश्चन है ना आपका कि वो ब्लैक कहाँ से लाएगा। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। अब इसने कहा भैया मेरे पास तो वाइट है, वाइट ले ले। अगर वो वाइट लेगा तो इसके कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सारे कैपिटल गेन में सारा टैक्स में चला जाएगा। तो उसने कहा भैया कि जितने तुम ईमानदार हो ना, मैं नहीं हूँ, अपने जैसा ईमानदार कोई और ढूंढो जो सारा वाइट में ले ले और सारा टैक्स गवर्नमेंट को दे दे। सारी दुनिया ढूंढ ले, इसको ऐसा ईमानदार नहीं मिलेगा। तो फिर तो ये बेचारा मकान खरीद ही नहीं सकता। तो इसने गवर्नमेंट को कहा, आमिर खान को कहा मेरे ऊपर मूवी बनाओ, मैं ईमानदार आदमी मकान नहीं खरीद सकता। जस्ट सी द आयरनी ऑफ दिस सोसाइटी, मैं ईमानदार हूँ, मैं मकान नहीं खरीद सकता, बेईमान सारे खरीदे जा रहे हैं। तो इसका वे आउट है। वे आउट ये है, आप बैंक से 150 लाख कैश निकाल लो, निकाल के उसको दे दो। कई वे आउट बताऊंगा मैं आपको। वन वे आउट इज दिस। अभी इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी रिप्लाई दे रहा हूँ, पहले सुन लो आप आराम से। तुझे 150 निकाल के कैश में देगा तो गवर्नमेंट को डाउट हो जाएगा, इतना कैश, गड़बड़ है भाई कुछ ना कुछ। तो इसने इसको क्या कहा कि 150 ले लो, तुम ब्लैक समझ लेना। इसने कहा ठीक है। जब गवर्नमेंट ने इससे पूछा तो इसने कहा मैंने निकाल के इसको दिए थे। ठीक है, अब इसको पकड़ देगी गवर्नमेंट। तो यानी अगर आप किसी को वाइट दे रहे हो और ये कह रहे हो कि ये ब्लैक है, तो आप उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो।
आप अगर ब्लैक वाइट है तो उसको बताओ बैंक से निकाला है तो वाइट ही है, कैश। कल को पूछेगा तो मैं बता दूंगा तेरे बारे में। तो ये बंदा हमेशा के लिए ज़िंदगी भर इसका दुश्मन बन जाएगा कि तूने मुझे फंसाया, तेरे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो फिर ये वे आउट तो फेल हो गया हमारा, किसी काम आया ही नहीं। तो फिर ये पर्सन पहुंचा किसी चार्ट अकाउंटेंट के पास, CNA का हो जाएगा काम, निकालो 150 का चेक। एक और बंदा है जेड जो घर में कैश रख के बैठा हुआ है 2 नंबर का, वो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए मुझे, मेरे 2 नंबर को 1 नंबर करवा दे। 150 का चेक इसको दिलवा दिया एज लोन, इससे 150 लाख कैश दिलवा दिया, उसका 150 लाख सीधा सीधा वाइट हो गया बिना टैक्स दिए, उसका टैक्स इतना बच गया। CNA का जितना टैक्स बचाया आधा मुझे दे दो। इस पर्सन को कहा मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लाओ फीस दो, इससे और फीस रखवा लो, उससे आधा टैक्स रखवा लो, आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर ऐसा ढूंढो जो सारा 1 नंबर में ले ले। तो रियल लाइफ में सॉल्यूशन ये होता है, एंट्री, इधर से एंट्री जाएगी उधर। मार्केट के अंदर सारी मार्केट भरी हुई है, 2 नंबर ले लेके बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कोई 1 नंबर वाला मिल जाए, तो सारे 2 नंबर वाले लाइन लगा के आ जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता, ये बात तो CA को पता है कि मेरे किस किस क्लाइंट के पास कितना कितना 2 नंबर रखा हुआ है, और सबको उन्होंने बोला हुआ है इंतजार करो तुम्हारा करवा दूंगा मैं 1 नंबर। जैसे आएगा जो सबसे खास क्लाइंट है उसका 1 नंबर करवाया जाएगा, फिर और आएगा तो उसका, फिर और आएगा उसका, फिर और आएगा तो उसका, ईजिली हो जाएगा। देखो डाउट है, ऐसे सॉल्व होगा। क्या करें अब इसको, किसी में डाउट, किसी को डाउट है देखिए। CA करने के बाद मैंने पहले कहा था किसी की अर्निंग 1 लाख पर मंथ, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी 2 करोड़। पुराना CA है, उसके बाद ऐसे 50 क्लाइंट हो गए, इधर का इधर कर, उधर का उधर कर, उधर का उधर कर, कोई हिसाब किताब ही नहीं अर्निंग का। मैं 150 लाख की बात कर रहा हूँ, 150 करोड़ की बात करो। जब छापे पड़ते हैं तो आपके सामने आता नहीं, उसमें 300 करोड़ निकले, 200 करोड़ निकले, इतने 50 करोड़ निकले, 40 करोड़ निकले, पता नहीं कितने हैं। और वो घर में कैश रख के बैठे, बहुत रिस्की है भाई, कोई छापा मार ले, लूटने आ जाए। जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाए बढ़िया, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और सेफ हो गए, बैंक में पहुंच गया। अब वो आगे अर्निंग स्टार्ट कर देगा, वो मनी सेफ हो जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब जिसको डाउट है इसमें पूछ लीजिए, किसी को भी लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये मार्केट में बहुत कॉमन सी बात है, एंट्री का बिजनेस हर CA का है, हर CA का एंट्री का बिजनेस है, ठीक है। वो डाउट देख लीजिए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। F part, if registered person has not made the payment to the supplier, even in that case tax credit shall be allowed, but such registered person should make payment of supply plus tax within 1 days from the date of invoice. Otherwise amount of ITC is to be paid along with the interest as per section 50. Interest shall be paid 18% per annum from the date of availing tax credit till the date when the amount is added to the output tax liability. If payment is made subsequently, he can again take tax credit. Further restriction of time limit of 16(4) shall not be applicable. However, this procedure is not applicable in case of reverse charge because the recipient himself has to pay GST to the government. ABCD purchased goods from XYZ Limited 10 lakh plus GST 2 lakh on 18 July 22. Received invoice 18 July 22 has taken credit on 20 August 22. And at the time of payment of GST, but ABC Limited had not made payment to XYZ Limited within 1 days from date of invoice 18 July. In this case, monetization shall expire on 13/1/23. That is in the month of January 23. ABC Limited should report it in the month of Feb 23. Should pay 2 lakh on 20th March 23 along with interest on 2 lakh 18% per annum for 7 months, that is from 20 August to 20 March 23. If payment of 10 lakh plus GST 2 lakh was made on 10th November 23, tax credit can be taken again and limit of 16(4) shall not be applicable. इतना पार्ट रीड करके देखिए।
देखिए प्लीज, अब इसका मतलब मैं बायर हूँ, सामान खरीदा है, सामान मेरी फैक्ट्री में आ गया है, इनवॉइस रिसीव हो गई है, मैं रजिस्टर्ड डीलर भी हूँ, सामान भी बिजनेस के लिए खरीदा है, ठीक है, और जिसको मैंने पेमेंट, जिससे मैंने सामान लिया है, उसने टैक्स भी गवर्नमेंट को दे दिया है, सारी रिटर्न भी फाइल हो गई है। बस एक बात रह गई, गवर्नमेंट ने मुझे इसके अलावा पूछा, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, कि आपने इनको पेमेंट दे दिया, सामान कैश में खरीदा कि क्रेडिट पे? मैंने कहा क्रेडिट पे। तो कौन से जाओ, फिर तुम्हें टैक्स नहीं मिलता। अब ये क्या बात बनी, इनवाइस भी आ गई, सामान भी आ गया, रजिस्टर्ड भी हूँ, और इसने अपनी पॉकेट से टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। तो मैं उससे सामान क्रेडिट पे खरीदूँ, कैश पे खरीदूँ, गवर्नमेंट का क्या मतलब है? उसने नहीं, पेमेंट भी करनी है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, चलो कर देना, 180 डेज में कर देना, इनवाइस की डेट से 180 डेज में। आप एक बार टेस्टेड ले लो, मान के चलेंगे आप पेमेंट कर दोगे, और अगर नहीं की तो हमारा वापस कर देना विद इंटरेस्ट, 18% के साथ इंटरेस्ट रखवा लेंगे। जिसको लेके मार्केट में बहुत प्रोटेस्ट होता है कि ये क्या बात बनी भाई, आपको टैक्स मिल गया ना, आपको अपने टैक्स से मतलब था ना, या तो सप्लायर ने, सेलर ने आपको टैक्स ना दिया हो, ये कह के कि इसने मुझे पेमेंट नहीं दी, मैं नहीं देता टैक्स, फिर तो ठीक है। जब आपको टैक्स दे दिया है, सारी बात खत्म होगी, GSTR 1 उसने फाइल कर दिया है, सब कुछ हो गया गो से, तब भी 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करो, वरना फिर टैक्स रेट हमारा वापस कर दो, जो कि ज़्यादा अच्छा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन है। गवर्नमेंट एक रिमोट बात कह रही है कि आप बताओ फ्री में सामान मिलता है क्या दुनिया में? मैंने कहा नहीं, तो पेमेंट तो करोगे ना। क्रेडिट का मतलब ये थोड़ा 10 साल बाद पेमेंट करोगे। अगर तुम पेमेंट ही नहीं करते तो वी आर डाउटिंग इट, कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, पता नहीं लग रहा क्या है, कुछ ना कुछ तो है, इसलिए हम नहीं देते टैक्स क्रेडिट। वापस करो, तो ये वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली कैसे वापस होगा मैं भी आपको बात बताऊंगा, पहले एक बार आप पढ़ लो आप इसको। देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी बात और बताता हूँ। 16(1) है, 16(2) है, 16(3) है, 16(4) है। इसमें क्या है, रजिस्टर्ड हो प्लस सामान बिजनेस के लिए हो। इसमें थोड़ी डाटा डिटेल है, इनवाइस हो, सामान आ गया हो, कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो, जिसने इशू किया है, सामान दिया, उसको पेमेंट कर दे, GSTR 1 भर दे, कहानी वगैरह वगैरह। और इसी में वो बात है 180 डेज की बात। इसका स्टार्टिंग का पार्ट 36 है रूल, और ये रूल 37 है जो अभी हम कर रहे हैं। रूल कर सकते हो, याद कर लें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ी सी बात इन दो की भी बता दूं, एक बार पूरा स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, फिर इसको डिटेल में बता दूंगा। क्योंकि जब आप इसको पार्ट को पढ़ रहे हैं तो बीच में 16(4) की बात भी आ रही है, टाइम लिमिट ऑफ 16(4) शैल नॉट बी एप्लीकेबल, तो वो भी देख लीजिएगा। देखो, मैंने बिजनेस के लिए सामान खरीदा है, रजिस्टर्ड भी हूँ, सारी बातें हैं, पेमेंट भी कर दी मैंने, क्या मुझे टेस्टेड अलाउड? यस और नो? किस चीज़ का? इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का, या तीनों का? तीनों का। इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। वो क्वेश्चन हमने किया था, प्रोडक्शन इंजीनियर की सर्विसेज इनपुट सर्विस, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल इनपुट्स। तो आप ही बताइए, मैंने मोटर कार खरीदी है, घर से यहाँ आऊँगा पढ़ाने के लिए, फिर यहाँ से घर जाऊँगा, तो इसका मुझे टेस्टेड मिलेगा कि नहीं? कैपिटल गुड्स है ना, तो कैपिटल गुड्स का तो मिलता है ना। घर से यहाँ आऊँगा, ये पर्सनल है, तुम्हें पढ़ाने के लिए। मैरिज में थोड़ा जा रहा हूँ मैं, घूमने थोड़ा जा रहा हूँ मैं, फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ा निकला हूँ मैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, और यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, कहीं मैं जाता नहीं हूँ। प्योरली ऑफिशियल है मेरा। तो एक चार्ट अकाउंटेंट ने कार खरीदी है ऑफिस आने के लिए और क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए, पर्सनल की तो मैंने बात ही नहीं की, प्योरली ऑफिशियल। बताओ मिलेगा कि नहीं? कितना समय को लगता है मिलेगा, कितना समय लगता है नहीं मिलेगा? बताओ जरा, क्यों? इधर आओ, इधर आके बताओ क्यों नहीं मिलेगा? गाड़ी पे मिलता ही नहीं है, ये बात मैंने तो बताई नहीं।
या तो तूने पहले एक बार पहले पढ़ लिया है, या ये तेरा कौन सा अटेम्प्ट है बता। या तूने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्योंकि ये बात किसी बच्चे को नहीं पता। पता अभी किसी को ये नई बात आई, मैंने नहीं बताई। अच्छा, वैसे चलते फिरते कभी ऐसे रेफरेंस दिया होगा? जर्नल से ऐसे कैसे पता लग जाएगा? कौन सा जर्नल है जो बताता है? इधर आके बता जर्नल। फिर तो जर्नल से तुझे सब कुछ पता लग जाएगा, जर्नल से ये सब भी पता लग जाएंगे। इधर आके बता, ऐसा जर्नल कोई है ही नहीं। ये तो बहुत स्पेसिफिक है, जिसने बहुत डेप्थ में स्टडी किया होगा जीएसटी की बात उसको पता होगी, क्योंकि हमारा तो ये भी आना है। सर शायद से सेक्शन 17(5) में है गाड़ी का। 5 है तो फिर शायद से अटेम्प्ट तुम्हारा सेकंड थर्ड है। सच बता फिर कौन सा अटेम्प्ट है? नहीं सर, मेरा अटेम्प्ट पहला है। तो फिर ये बात कहाँ पढ़ी तूने 17(5)? सर मैं अपने बिजनेस में तो मैं जीएसटी करता हूँ। तो बिजनेस है तुम्हारा? हाँ सर, किस चीज़ का? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो प्रैक्टिकली आपने काम किया। हाँ, तो ये बात हुई ना कुछ डिफरेंट हो गया ना। तो अब ये इसका रीजन भी बता दे मुझे, ऐसा क्यों? सर क्योंकि फिर गाड़ी जैसी चीज़ के लिए तो 50% जीएसटी है उसके ऊपर, तो वो तो हर बंदा ही अपने बिजनेस के लिए दिखा सकता है। गाड़ी जैसी चीज़ के लिए तो 50% जीएसटी है सर गाड़ी पे। 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी पे 50% जीएसटी लगता है नेट। ठीक है, तो उस पर तो हर बंदा ही क्लेम कर लेगा, क्योंकि हर बंदा कैसे क्लेम करेगा? जो बिजनेस के लिए लेगा वो क्लेम करेगा, पर्सनल वाला कैसे क्लेम कर लेगा? सर पर बिजनेस में तो कन्वेंस एक्सपेंस वो आसानी से दिखा सकते। चलो बैठो फिर बताता हूँ आपको। देखो, गवर्नमेंट ये कह रही है, आप कह रहे हैं प्योरली बिजनेस के लिए है, एग्रीड, हम आपको दे देंगे, लेकिन अगर आप इसको पर्सनल में चलाओगे तो हमें क्या पता? बट देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ मिसयूज। कोई मिसयूज करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ मिसयूज, और गवर्नमेंट इसे पकड़ नहीं पाएगी। तो उनसे अब आप बताओ हमारे पास क्या वे आउट है? हमारे पास एक ही वे आउट है, हम नहीं देते टैक्स क्रेडिट। प्रिजम्पशन कि शायद इसका मिसयूज कोई भी पर्सन कर जाएगा। देयर आर गुड चांसेस, अगर किसी के पास पर्सनल कार है, ये बात पक्की है, वो उसे पर्सनल में जरूर चलाएगा। अब ये थोड़ा गाड़ी में यहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जब मैरिज में जाना हो तो पूरी फैमिली को बस में बिठा के चल पड़े, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उनसे बात हो ही नहीं सकती, हम कैसे मान जाए? इसलिए 13 लोगों तक अगर इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, 13% तक, इसे फैमिली कार माना जाएगा, यानी ये पर्सनल यूज में आ सकती है, तो हम टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। अगर 13 से ज़्यादा की कैपेसिटी की है, मान लो बस कभी कोई पर्सनल यूज़ में नहीं लाएगा, वो बिज़नेस के यूज़ में ही आएगी। मान लो किसी के घर जाएं, बस लेके चल पड़े, क्या जी कैसे आए, कार में? नहीं, बस में, तो हो ही नहीं सकता। वो बस कभी भी कोई भी पर्सनल यूज़ में नहीं लाएगा। लेकिन 4 सीटर है, 6 सीटर है, 8 सीटर भी ले आएगा वो, यहाँ से उन्होंने कहा 13 तक ले लो, 13 लोग भी बैठेंगे, टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। अगर इसकी कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मान के चलो ये पर्सनल में नहीं आएगी। फिर भी कोई ले आए तो उसकी बात दूसरी बात है। मान लो लालू प्रसाद यादव जी ले जाए पूरी फैमिली को, उनके इतने तो बच्चे हैं, उनके आगे इनके आगे मेरे ख्याल पूरे मिला के 40% उनके घर के ही बन जाते हैं, तो इसलिए ये सिस्टम रहेगा। तो मैं भी आपकी ये बात लिखी हुई है सेक्शन 17(5) में, जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, 17(5) सेक्शन यही है, इसमें लिखी हुई है। तो मैं इससे रिलेटेड 16(3) बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट 16(3) में आ रहा है। वो ये आ रहा है कि मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 5 लाख का जीएसटी, और गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स क्रेडिट नहीं दिया, 17(5) लगा दिया। 17(5) का हेडिंग है ब्लॉक्ड क्रेडिट। यहाँ हमने क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया, नो आर्ग्यूमेंट, हमने कह दिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। हमने किसी का अगर फ़ोन ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, हमारी मर्जी, कोई चैलेंज थोड़ा कर सकता है मेरा फ़ोन कैसे ब्लॉक कर दिया, मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे गौर से हमने ब्लॉक कर दिया, बस बात खत्म होगी। तो 10 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख का टैक्स क्रेडिट नहीं मिला। अब मुझे बताओ, ये बिजनेस में तो है मेरे, और इनकम टैक्स एक्ट इसके सारे एक्सपेंसेस अलाउ करता है, सेक्शन 32। तो पर्सन कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है और जीएसटी क्या कह रहा है। ये कह रहा है मिसयूज हो सकता है, अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कोई बात नहीं, अलाउड है तो दोनों के बनाए हुए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जीएसटी कुछ और कह रहा है, इनकम टैक्स कुछ और कह रहा है। जब बिजनेस में चैप्टर आएगा तो मैं इसको उल्टा रिलेट करूँगा, इससे मिक्स करेंगे दोनों को कि भाई जो भी मोटर कार है, आप एक बार मुंह से बोल दो बिजनेस में है, बात खत्म हुई। अब वो कहाँ गई गाड़ी, कहीं भी गई हो, आप उसके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, रिपेयर एक्सप्लेन कर लो, इंश्योरेंस क्लेम, सारे उठा के एक्सपेंस पे डेबिट कर दो। एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी ले लो,
और जीएसटी अलाउ नहीं करता। तो मुझे इनकम टैक्स के P&L में डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है। इनकम टैक्स में मोटर कार पे 15% का डेप्रिसिएशन मिलता है, फिक्स है, लाइफ जितनी मर्जी हो। बिकॉज अगर लाइफ के हिसाब से कर दिया हर बंदा मिसयूज़ करेगा। मैंने सबसे पहली क्लास में इसका एग्जांपल दिया था, तो मैं क्या कहूँगा कि जी गाड़ी की लाइफ मेरे हिसाब से 1 साल है, 100% P&L में ले आऊँगा। इससे कौन से लाइफ कितनी है मत बताओ। हमने रेट फिक्स कर दिया 15% ही रहेगा। तो 15% की डेप्रिसिएशन आपके हिसाब से किस पे होनी चाहिए, 10 लाख पे, 5 लाख पे या 15 लाख पे? जो हमने क्वेश्चन किया था, फिर मैं कह रहा हूँ पिछले वाले सारे क्वेश्चन का रेफरेंस आएगा, पूरे जीएसटी में आएगा। हमने टेस्टेड ले लिया था और बैलेंस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, लेकिन अब हमें टेस्टेड नहीं मिल रहा। तो हमारी कॉस्ट 15 लाख है, तो डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा? 15 लाख पे। ये बात लिखी है कहाँ? 16.3 में। तो आई थिंक ये तो अंडरस्टूड पार्ट है। लेकिन 16.3 का पता नहीं क्या बात है, इतने बच्चे डाउट पूछते हैं, पूछो मत। अब जैसे कितना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले इतने बच्चों के डाउट आएंगे सर वो 16.3 में आपने क्या बोला था समझ में नहीं आया। तो ये भाई डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट तो 11th क्लास का है, 12th क्लास का है, फाउंडेशन का है, हर कोई समझता है। जो हमारी कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन है। जब हमें टेस्टेड नहीं मिला तो कॉस्ट 15, और टेस्टेड मिल जाए तो कॉस्ट 10। और ये बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में भी लिखी हुई है और 16.3 में भी लिखी हुई है। 16.3 और 32 सेम है। और अकाउंट्स में AS10 में भी लिखी हुई है। AS10 में है ना कि भाई जो आपकी कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगी? कॉस्ट पे तो मिलेगी। तो AS10 भी यही कह रहा है, सेक्शन 32 भी यही कह रहा है और 16.3 भी यही कह रहा है। यानी 16.3 में मेरे हिसाब से कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, पर पता नहीं क्यों इतने बच्चे पूछते हैं। फिर जो गूगल ड्राइव वाले पूछते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद आपने लेक्चर नहीं सुना। नहीं सर, हमने लेक्चर बड़े अच्छे से सुना है। तो लेक्चर अच्छे सुनने के बाद 16.3 का डाउट नहीं आ सकता। और अभी किसी का डाउट है तो बताओ। ये तो बात लॉजिकल है, कोई याद करने वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा 16.4 भी बता दूं पहले। 16.4 ये है कि मैंने सामान बेचा, किसी ने सामान खरीदा। ये बात है जुलाई 22 की। मैंने इसे GSTR 1 में रिपोर्ट कर दिया, सेलर 1 में जुलाई के महीने के लिए रिटर्न मैंने फाइल कर दी और बायर ने इसका टेस्ट क्रेडिट ले लिया। बायर को इसका टेस्टेड मिल जाएगा, लेकिन गलती से जुलाई की GSTR 1 में रिपोर्ट करना रह गया मेरे से। सब रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करना ही रह गया और बायर को टेस्टेड नहीं मिला। तो बायर ने मुझे अगस्त के महीने में फ़ोन किया, भी तुमने GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा हो गलती हो गई, इस महीने कर दूँगा रिपोर्ट। तो क्या अगले महीने कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगस्त में मैंने रिपोर्ट कर दिया, वो ले ले। मैं अगस्त में ही भूल गया। तो क्वेश्चन ये है कि कब तक ये मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो सकती है? मैक्सिमम डिले कब तक? अगले महीने की, अगले साल की, जो नवंबर की आप रिटर्न फाइल करोगे, यहाँ तक आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक रिपोर्ट नहीं किया, उसके बाद हम आपको रिपोर्ट नहीं करने देंगे और बायर का टेस्टेड हमेशा के लिए गया। और ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16.4 फॉर रिपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर सप्लाई, या रिवर्स कर दो, फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर 22-23 का साल है तो कौन से भाई लास्ट मौका आपको मिलेगा। नवंबर 23 की रिटर्न भरोगे, जो कुछ रिपोर्ट करना है कर लो, फिर ये चला जाएगा, फिर नहीं आपको रिपोर्ट करने देंगे हम। ये सेक्शन 16.4 में लिखा है। तो दिस आर टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग आउटवर्ड सप्लाई। तो 16.4 आपको याद हो गया, 16.3 याद हो गया, 16.2, 16.1, 16.2 का एक पार्ट है 180 डेज वाला, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये मैं अभी रीड करवाऊंगा आपको, 3 और 4 रीड करवाऊंगा। ये मैं पहले से क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर हम उसको रीड करेंगे। अभी बेशक नोट ना करो, वो तो लिखा हुआ है, मैं रीड करवाऊंगा, माइंड में सेट कर लो। 16.3 क्या कह रहा है? अगर टेस्टेड नहीं मिला, GST को मिलाओ कॉस्ट में क्लेम करो डेप्रिसिएशन, खाली मोटर कार नहीं, एनी एसेट जिस पे भी नहीं दिया। 16.4 कह रहा है देयर इज ए लिमिट, लिमिट फॉर एवरीथिंग। दुनिया में हर चीज़ की लिमिट है। आपको रिपोर्ट करना कर लो, कब तक? अगले साल के नवंबर तक। ये था अगले साल के सितंबर तक, अब तक इस साल से इसको बदल दिया है। तो ध्यान रखना
इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप उठाओगे सितंबर ही लिखा होगा, नवंबर अब हुआ ये इसी बार, और पता नहीं कितनी जगह, अगर नेट पे ढूंढोगे, नेट पे ढूंढ लो आप, सब जगह सितंबर लिखा होगा। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो कुछ नेट पे लिखा है उसको फॉर गारंटी सही मान के चलते हैं। बहुत बच्चे जो कहते कहेंगे सर नेट पे लिखा था। अब जो नेट पे लिखा है वो किसने लिखा, कहाँ से आया, आई थिंक आपको पता होगा, या मैं आपको बता देता हूँ। नेट पे जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल बेसिकली क्या करता है, गूगल क्या अपनी तरफ से उसका रिप्लाई देता है, नो। मान लीजिएगा मेरी साइट के ऊपर मैंने अपनी बुक अपलोड की हुई है और इसमें सितंबर लिखा हुआ है, तो गूगल क्या करता है, मैंने अपनी बुक अपलोड कर रखी है, किसी ने 2 डॉक्यूमेंट, किसी ने 4, 150 साइट के ऊपर ये है, उन 150 साइट को आपके सामने ला के रख देगा, पढ़ लो भाई। उसमें से 100 साइट ने उल्टा सीधा अपलोड कर रखा है, तो वो उल्टा सीधा 100 में पड़ जाएंगे, एक में कुछ कहेगा, एक में कुछ कहेगा, एक में कुछ कहेगा, एक में कुछ कहेगा, तो उसकी कोई गूगल से हमारी गारंटी थोड़ा है, हमें क्या पता, जिसने जो लिखा था हमने दिखा दिया आपको। तो गूगल पे पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं, या तो गूगल पे आप स्पेसिफिक पर्सन को रीड करो, उसका नाम डालो। अगर आप CBIC की साइट डालेंगे, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे GST को कंट्रोल करती है, उसकी साइट तो अपलोड होती है 2, 2.5, 3 साल के बाद, सबसे ज़्यादा पुराना मटेरियल वहीं मिलेगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। इसको डेली अपडेट कौन करे भाई। अब हमने तो जैसे पुरानी बुक है, एग्जाम हो गए, आज ही मैंने बोला पुरानी सारी बुक्स हटाओ साइट से, नहीं तो लोग क्या कहते हैं पढ़ी रहने दो ना, हमारा क्या जा रहा है, नई भी डाल दूँ मैं, नहीं, पुराना सारा मटेरियल आज हमारी साइट पे सारा रिमूव होगा, उसके बदले में नया मटेरियल डल जाएगा। अब कुछ बच्चे इस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, हमें कहेंगे सर आपने पुराना कैसे हटा दिया, क्यों, लेटेस्ट में डालेंगे, नहीं सर मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं अगली बार दूंगा, तो मुझे पुराना चाहिए, मैं पुराना क्यों चाहिए, तुम्हें नया चाहिए, नहीं पुराने में मैंने मार्किंग की हुई थी, तो तुम्हारे पास होगा, नहीं मैंने डाउनलोड नहीं किया था। बताओ भाई, साल भर हो गया तुमने डाउनलोड ही नहीं किया, तो अब हमारी क्या गलती है। फिर हमें ही कहेंगे नहीं जी हमें नहीं पता, आप इसे अपलोड करो, उसको पुराने मटेरियल को, पुराने को अपलोड कर दे, नए वाला बच्चा देख लेगा, कहेगा सर क्लास में आप बता रहे नवंबर, आपने साइट पे लिख रखा सितंबर। और इतने सारे चेंज हुए आपकी बार, कम से कम 50 चेंज हुए हैं, ये बदला है, वो 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 बदला, दुनिया भर की कहानी बदल डाली। तो एनीवे मतलब आप समझ गए ना, गूगल पे कोई देखे तो मतलब आप उसकी वो वेरीफाई करना आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं है। और फिर जो इंस्टीट्यूट वाले में है वो उनकी ड्यूटी है, मैं तो जो बता रहा हूँ मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। तो एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, कहता सर आपने जो बताया था ना इंट्रोडक्शन में, मैंने नेट पे देखा था वहाँ लिमिट इतनी थी, मैं भाई वो लिमिट तो 4 साल पहले थी, तो गूगल का क्या भरोसा है। कहता नहीं सर जिसकी साइट उसने लिख रखा था टैक्स गुरु। मैंने कहा टैक्स गुरु अपने आप से जो मर्जी लिख लो, मैं तू लिख ले अपना टैक्स महागुरु लिख ले, कोई भी लिख लो, जो अपने लिखने में क्या जा रहा है। तो वो मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी ने क्या लिखा, अपने अपने नाम के आगे जो मर्जी लगाओ, कौन पूछता थोड़ा है। तो वो आप गूगल पे मतलब उसको वेरीफाई करना अपने एंड से, अगर बिलीव करना है तो ये बात नवंबर की इस बार से आई है। और ये सितंबर 20 जगह था GST में, सब जगह से हट गया है, सब जगह नवंबर आ गया है, ठीक है। तो 16.4 की लिमिट तो ये रही। अब आओ अपनी बात पे। हमारी बात ये है, देखो मैंने सामान खरीदा तो मेरी इनवॉइस थी 18 जुलाई की, 18 जुलाई 22 की है ना, चेक कर लो अपना, एग्जाम्पल वाली डेट ले रहा हूँ मैं। अब 180 दिन मतलब 6 महीने इंतज़ार कर लो। 6 महीने कब, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रोक्सीमेटली 28 जनवरी 23 ले लूँ मैं, ठीक हो क्या। उनसे भाई यहाँ तक पेमेंट कर दो, बात खत्म, आपने टेस्ट ले लिया, बात खत्म। अगर आप यहाँ तक पेमेंट नहीं करते हो तो ये बात हमें क्या पता, ये आपकी ड्यूटी है, हमें बताओ, ये आपकी ड्यूटी है बताना। कब बताओ, देखो जनवरी में तो 6 महीने एक्सपायर हुए हैं, हो सकता है इमीडिएटली आपको फुर्सत ना हो, ना पता हो, अगले महीने फरवरी की जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपको उस रिटर्न के अंदर ये बात हमें डिस्क्लोज करनी है कि आपने पेमेंट नहीं किया। और फरवरी की रिटर्न का हिसाब किताब क्या होगा, हमने कहा था हर महीने का अगले महीने की 20 तारीख तक पेमेंट करना है। तो फरवरी 23 में रिपोर्ट करना, और 20 मार्च 23 को जब पेमेंट करने लगो तो जितना टेस्टर लिया था वो हमारा वापस कर देना।
और ये जो सामान 18 जुलाई का था, इसका टेस्टेड मैं कब लूँगा? 20 अगस्त को, क्योंकि सारा हिसाब किताब क्या कब होता है? अगले महीने की 20 तारीख को। तो यानी गवर्नमेंट से टेस्टेड कब लिया आपने? 20 अगस्त को। गवर्नमेंट को कब वापस किया? 20 फरवरी 23 को। अब ये मंथ काउंट कर लो कितने हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। हमारा टेस्टेड आपने 7 महीने यूटिलाइज़ किया, तो 7 महीने का 18% के रेट पे इंटरेस्ट भी दो और साथ में ये भी दो। ये उस एग्जाम्पल में है। अब लेट्स सी, मैंने 180 दिन के बाद पेमेंट कर दिया, मुझसे अच्छा पेमेंट कर दिया, चलो दोबारा टेस्टेड ले लो। लेकिन मैंने पेमेंट किया मान लो दिसंबर 23 में। अब 16(4) कह रहा है नवंबर 23 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 16(4) की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप बाद में पेमेंट करते हो, आप कभी भी पेमेंट कर लो, 16(4) आपके ऊपर नहीं लगेगा। दिसंबर 23 या जनवरी 24 में पेमेंट किया है तो भी हम आपको टेस्टेड दे देंगे, क्योंकि एक बार उसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये पूरी बात है। अब आप आराम से, फिर बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी कंसंट्रेशन के साथ। जो कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेगा फिर वो कन्फ्यूज होगा, बाद में मैं रिपीट करूँगा। एक बार आराम से पढ़ो उसको। देखिए, एक चैप्टर आएगा बाद में रिटर्न का, उसकी थोड़ी सी बात और बताता हूँ तो ये अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो जाएगा। रिटर्न की बात देखिएगा। देखो, रिटर्न के लिए 3 तो सेक्शन आप नोट कर लेना, 37, 38, 39, और 3 रूल नोट कर लेना, 59, 60, 61। ये अच्छे से रट के रखना। 3 सेक्शन 3 रूल। सेक्शन 37 रूल 59, इसमें आती है GSTR 1, जिसकी अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और इसमें आता है GSTR 2B, और इसमें आता है GSTR 3B। द 3 रिटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 37, 38, 39, रूल 59, 60, 61, GSTR 1, 2B, 3B। रिटर्न तो और भी हैं, ये ऐसी हैं, टिप्स पे रट के रखना। 37 रूल 59, GSTR 1 रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसीजर इन सेक्शन रूल में है। GSTR 2B 38, 60, और 3B सेक्शन 39 रूल 61। पूरा चैप्टर बाद में आएगा, मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि जब चैप्टर आए तो आपको पहले से याद होना चाहिए। हाँ, ये तो हमें पता है। अभी मैं सेक्शन 3 और 4 भी पढ़वाऊँगा, जो कि मैंने बता दिया आपको। रीड करोगे पूरा समझ में आएगा। ये सेक्शन कह रहा है कि हर पर्सन को हर महीने एक आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करनी है हर महीने, लेकिन अब चेंज कर दिया है। क्या आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हर महीने फाइल करनी पड़ेगी। पहले नहीं था, अब ये सिस्टम बना दिया, ऑप्शन डाल दिया है। यू कैन गो फॉर मंथली, यू कैन गो फॉर क्वार्टरली। GSTR 1, अगर आप मंथली फाइल करेंगे तो अगले महीने की 11 तारीख, क्वार्टरली फाइल करेंगे तो अगले क्वार्टर की 13 तारीख। जैसे अगस्त की रिटर्न है, मंथली फाइल कर रहा हूँ मैं, तो कब तक? 11 सितंबर। और क्वार्टरली फाइल कर रहा हूँ तो अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, 13 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 13 अक्टूबर। करेक्ट। क्वार्टरली वाले अगले क्वार्टर की 13 तारीख, मंथली वाले अगले महीने की 11 तारीख। इसमें सारी आउटपुट सप्लाई आ जाएगी, और जैसी ही रिटर्न आएगी इसके बेस पर डिपार्टमेंट 1 दिन का गैप लेगा, अगले दिन सबके अकाउंट में GSTR 2B पहुंच जाएगी, और 2B बता देगी कि इस महीने का आपका टोटल टेस्ट क्रेडिट कितना है। ऑटो पॉपुलेटेड, सारा कंट्री फाइल करेगा GSTR 1,
और डिपार्टमेंट की पोर्टल ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देगी हर किसी के अकाउंट में GSTR 2B की शेप में, और उसे बता देंगे इस महीने का टोटल आपका टेस्ट क्रेडिट कितना बनता है। सेक्शन 38 रूल 60 GSTR 2B। पहले जो GSTR 2 होता था वो ख़त्म हो गया। उसमें पहले वो कहते थे तुम बताओ तुम्हारा कितना बनता है, फिर हम चेक करके बताएंगे बनता है कि नहीं बनता है। अब कौन से तुम रहने दो, हम बताएंगे, बस 2 को हटा दिया। बीच में एक 2A है, वो भी बताऊंगा आपको 2A क्या होती है। 2A की कोई खास रेलिवेंस नहीं है। 2B तो देखो सब ने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी, मेरे अकाउंट में 2B आ गया। उसमें लिखा है कि भी आपका टेस्ट रेट है 8 लाख रुपए, और मैंने भी तो अपनी GSTR 1 फाइल की होगी, और मैंने अपनी GSTR 1 में निकाली अपनी लायबिलिटी 15 लाख रुपए। मैंने खुद ने बताया कि 15 लाख मैंने देने हैं, डिपार्टमेंट ने कहा 8 लाख तुमने हमसे लेने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अब नेट देने हैं 7 लाख। वो मैं कब दूं? 20 तारीख को। 20 तारीख को तो मैं ये कोई मंथ लिख देता हूँ, कौन से मंथ का हिसाब किताब चल रहा है। मान लो जुलाई महीने का चल रहा है, जुलाई 22 का, तो मैं 20 अगस्त को क्या करूँगा, बचा हुआ 7 लाख का पेमेंट कर दूंगा। तो रियल एडजस्टमेंट कब होती है? अगले महीने की 20 तारीख। जो मैं जुलाई के पूरे महीने में टेस्ट रेट लेता रहा, उसका रियल बेनिफिट कब आया? जब 20 अगस्त को पेमेंट देने लगा तो इस 8 लाख को कम करके पेमेंट दिया। तो पर्सन पूरा साल टेस्ट रेट लेता रहता है, उसका फ़ायदा क्या? कोई नहीं है। रियल बेनिफिट कब मिलता है? अगले महीने की 20 तारीख को। इसीलिए हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि भाई जो इनवाइस आई थी हमारे पास, जिसका टेस्ट रेट लिया था, वो क्या इमीडिएटली ले लिया तो बुक्स में लिख लिया तो क्या हो गया? रियल बेनिफिट तो उसका अगले महीने की 20 तारीख को मिला होगा। और इसी तरह जब गवर्नमेंट ने कहा 6 महीने निकल के वापस करना है, जिस मंथ में 6 महीने पूरे हुए उस मंथ को तो छोड़ो, उसके अगले महीने में हमें बताना, अगले महीने तो बताना है, फिर उसके अगले महीने की 20 तारीख को हमें पेमेंट कर देना। तो फिर ये टाइम पीरियड ये आएगा जो इसमें लिखा हुआ था। अब देखो दोबारा इस एग्जाम्पल को, अब देखिए हमारी जो इनवॉइस की डेट है वो क्या डेट है? 18 जुलाई। तो देखने में क्या लग रहा है, टेस्ट रेट कब लिया था? 18 जुलाई। रियलिटी में टेस्ट रेट कब लिया था? 20 अगस्त। बेनिफिट तो ये रहा, वो बुक्स में लिख लिया, फ़ायदा क्या हुआ? रियल बेनिफिट तो ये रहा 20 अगस्त। और जब जनवरी में 180 दिन पूरे हो गए तो क्या हो गया? कुछ नहीं, जनवरी में तो आराम से बैठे रहो। फरवरी में गवर्नमेंट को बताओ जी मैंने पेमेंट नहीं किया था, कुछ अच्छा पेमेंट नहीं किया था, तो 20 मार्च को याद रखना हमें वो पेमेंट दे देना। तो 20 अगस्त से 20 मार्च तक ये पेमेंट पर्सन के पास है। इस पीरियड का आप इंटरेस्ट दे दो 7 महीने का। तो ये 7 महीने वाली बात रिटर्न का सिस्टम समझने के बाद समझ में आती है। इनफैक्ट जैसे इनकम टैक्स में तो था ना चैप्टर अलग अलग, फिर भी मैंने कहा था भी मिक्स होके आएंगे। ये तो GST पूरा एक चैप्टर ही समझो आप, ज़बरदस्ती ये चैप्टर बनाए हुए कोई चैप्टर नहीं है, सारा मिक्स है। इसकी बात करो वो आ जाएगा, उसकी बात करो वो आ जाएगा, उसके बिना समझ में नहीं आता। अगर मैं रिटर्न का सिस्टम ना बताऊं तो एग्जाम्पल समझ में ना आए कि भाई 7 महीने पता नहीं कैसे आ गए। 18 जुलाई से कैसे कैलकुलेट किए? 18 जुलाई से हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने 20 अगस्त से किए। फिर 6 महीने पूरे हो गए थे, जनवरी में कैलकुलेट करके ले गए 20 मार्च तक, वो कहाँ से आ गए? यहाँ से पता लग रहा है। ये चैप्टर पूरा तो मैं आपको रीड करवाऊंगा, मैं तो रफली अभी बता रहा हूँ। अब जरा एग्जाम्पल को दोबारा रीड करो। देखो थोड़ी रिटर्न की और बात बताता हूँ अभी। हर पर्सन की सबसे पहली ड्यूटी क्या है? GSTR 1 भरनी है। कौन सा सेक्शन? रूल कब तक भरनी है? मंथली वाले 11th, क्वार्टरली वाले क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 13 तारीख तक भरनी है। मंथली और क्वार्टरली क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा? टर्नओवर 5 करोड़ तक छोटे मोटे डीलर बहुत परेशान थे, गवर्नमेंट का छोड़ो तुम क्वार्टरली दे देना, बाकी सब मंथली दे देना। GSTR 1। अब जब सबकी GSTR 1 आ जाएगी
तो गो से सिंपल हमें पता लग गया किसने सामान बेचा किसको, जिसको बेचा चेक करो तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा दिया हमने। कौन सी? GSTR 2B सेक्शन रूल 60। पहले होती थी GSTR 2, अब नहीं है, लेकिन गूगल के ऊपर अभी भी मिलेगी आपको, और कई जगह अभी भी मिलेगी, वो नहीं है अब, ख़त्म होगी। लेकिन एक 2A भी है, वो 2A बता देता हूँ, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है 2A की। देखिए सप्लायर है और बायर है। 1 to 31 जुलाई, जुलाई का महीना है 1 से 31 तक, जो सप्लाई होगी उस सारी सप्लाई की, मान लो ये मंथली वाला केस है, तो ये पर्टिकुलर सप्लायर GSTR 1 भरेगा कब तक? 11 अगस्त। तो अगर ये GSTR 1 31 जुलाई से पहले भरना चाहे तो भर सकता है क्या? नहीं भर सकता, क्योंकि पूरे महीने की डिटेल चाहिए। पूरे महीने की डिटेल तो महीना ख़त्म होने के बाद ही आएगी। उनसे आपने GSTR 1 भर दी 27 जुलाई को, फिर आगे की एंट्री कहाँ गई? दो GSTR 1 थोड़ा आएंगी, GSTR 1 तो एक ही आएगी। तो आप, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, वेदर ए पर्सन इज अलाउड टू फाइल GSTR 1 बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड कुछ केस में मंथली है, कुछ में क्वार्टरली है। क्या टैक्स पीरियड की कंप्लीशन से पहले आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है। मैंने 27 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया, जी बिजनेस मेरा बंद, तो उसे नाउ यू कैन फाइल, बात खत्म। जब बिजनेस ही बंद हो गया आपका, तो उस क्वेश्चन में ये भी आता है एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन भाई, किसी का बिजनेस बंद हो गया तो जिस दिन बंद हो गया फाइल कर ले, आगे तो नई एंट्री आनी नहीं। तो ये रिटर्न फाइल कर सकता है कब से कब तक? 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में फाइल कर सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने की रिपोर्टिंग तो अगले महीने में आएगी। आप 1 अगस्त को कर लो, आप 10 को कर लो, आप 8 को कर लो, 9 को कर लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कर लो। तो इसने 11 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दी, सबका पैसा रिपोर्ट कर दिया। एक बायर मिस्टर एक्स, उसकी एक एंट्री इसमें नहीं आई। उसको क्या पता? उसको तो 11 तारीख को देख के पता लगा, अरे मेरी एंट्री तो आई नहीं। और एक बार GSTR 2B आ गया, बात खत्म, अब तो इतना ही टेस्टेड मिलेगा। उसने कहा भाई मेरा तो लॉस हो गया, ये क्या किया तूने? तो उसने, सप्लायर ने कहा पहले बताते। उसने कहा पहले कब बताता? जब तुम रिटर्न भरोगे उसके बाद ही तो बताऊंगा। जब रिटर्न भरी और GSTR 2B आया, मैं तो 2B में देखा कि वो ना एंट्री नहीं है। तो अब कोई बात नहीं, अगले महीने याद करके रिपोर्ट कर देना। उसने कहा कर दूंगा। अगले महीने आओ अगस्त, इसकी रिटर्न कब भरेगा? 1 सितंबर से और 11 सितंबर तक। अब इस बंदे को 11 सितंबर को फिर चेक करना पड़ेगा मेरी जुलाई की एंट्री आई कि नहीं आई। तो गवर्नमेंट से 11 अगस्त के बाद अगर आपको पिछले महीने जुलाई की कोई एंट्री रह गई थी, वो एंट्री आप इसके बाद भी रिपोर्ट कर सकते हो जो रह गई थी। टैक्स रेट नहीं मिलेगा इसको 11 अगस्त वाले का ही मिलेगा जो हमने 2B में रिपोर्ट कर दिया। लेकिन 16 अगस्त को आपने एंट्री डाली है, तो इसकी इंटीमेशन इसके बाद जाएगी, एंड ही विल बी कन्फर्म कि यस आ गई है, ये अगले महीने मुझे मिल जाएगी। वो इंटीमेशन जाती है इस रिटर्न में GSTR 2A, इस स्टेटमेंट में आता है। इसको बोलते हैं वो रियल टाइम बेस्ड स्टेटमेंट। सेम टाइम पर इंटीमेशन आएगी, इधर से उसने एंट्री डाली इधर। तो ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए है कि हाँ भाई मेरी वो एंट्री आ गई है, अब अगले महीने GSTR 2B आएगा तो इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसकी कोई खास रेलिवेंस रही हुई 2A की। पहले टेस्ट रेट 2A के बेस पे मिलता था, 2B नहीं थी, हर महीने 2A आता था। अब उन्होंने 2 कर दी। उन्होंने कहा जिसका टेस्टेड मिलेगा वो तो 2B में आएगा। और 2A रियल टाइम बेसिस पर इंटीमेशन लगातार आपके क्रेडिट में आती चली जाएगी। वहाँ से आप देखते चले जाओ। अगर आपकी एंट्री से आपने उसको 12 तारीख को कहा कि भी तुमने रिपोर्ट नहीं किया, उसने कहा जी कल ही कर दूंगा, तो 13 को चेक कर लो, आ गई ना। टेस्टेड नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, क्योंकि अगले महीने 2B में आएगी। जब तक 2B में भी नहीं आएगी टेस्टेड नहीं मिलेगा। ये 2A है, जबकि मैंने एक्चुअली तो अभी आपको रीड करवाना है। लेकिन जब आप रीड करोगे आँख बंद करके रीड करते चले जाना, क्योंकि एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो 2A का कोई खास रेलिवेंस नहीं है, जस्ट टू कंफर्म कि भी हाँ उसने एंट्री रिपोर्ट कर दी कि नहीं। 2A के बेस पे टेस्टेड नहीं मिलेगा, मिलेगा 2B के बेस पे। 2B चाहिए। तो 2B का सेक्शन कौन सा था? रूल 60। अब आ गई 20 तारीख। गवर्नमेंट से तुमने 15 लाख देना था,
8 लाख लेना था, तो सारा हिसाब किताब बना के लाओ ना 7 लाख कैसे आया। और सारे हिसाब किताब वाले को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न में, तो वो GSTR 3B में शो करेगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 15 लाख, टैक्स क्रेडिट 8 लाख, नेट टैक्स 7 लाख, जो कि हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं। और इस रिटर्न को भरने से पहले, सबमिट करने से पहले 7 लाख का पेमेंट करेगा, PMT 06 चालान फॉर्म भरेगा, इधर से वो पेमेंट करेगा, इधर से रिटर्न भरेगा। इनकम टैक्स में भी हमने कहा था पहले पेमेंट बाद में रिटर्न, ध्यान इनकम टैक्स, यहाँ भी पहले पेमेंट बाद में रिटर्न, इधर से पेमेंट उधर से रिटर्न, टैली कर लो, ठीक हो गया, मैटर खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा चेंज आया है, सबको 20 तारीख को पेमेंट करना है पूरे इंडिया को, और उनका जो पोर्टल है वो काम ही नहीं करेगा। 20 अगस्त को पूरा इंडिया लॉगिन कर देगा, बैठ जाएगा पूरा। और यही था GSTR 1 में, तो उन्होंने 2 डेट कर दी, आधों की कर दी 11, आधों की कर दी 13। पहले सबकी 11 थी, पूरा इंडिया फाइल करेगा, क्या अलग अलग कर दो, तुम 11 तुम 13। और यहाँ पर जो रिटर्न है वो रिटर्न कुछ लोगों की मंथली, कुछ की क्वार्टरली, GSTR 1 की तरफ 5 करोड़ वाले मंथली, बाकी क्वार्टरली। तो मंथली वाले तो भरेंगे 20 तारीख तक, क्वार्टरली वालों में आगे 2 डेट डाल दी, कुछ करेंगे 22 तारीख को, कुछ करेंगे 24 तारीख को, यानी अब 3 डेट में पेमेंट आती है, 20, 22, 24। पहले एक था। क्वार्टरली वालों में जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, पूरी सारी स्टेट्स की लिस्ट बना दी, इन स्टेट्स के रहने वाले 22 को और इन स्टेट्स के रहने वाले 24 को पेमेंट करेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 3B, और मंथली वाले 20 तारीख। तो 20, 22, 24 कहने के लिए हम 20 तारीख बोलते हैं, स्टार्टिंग में 20 ही था, लेकिन जब भी मैं 20 बोलूँ तो समझ जाना, पता नहीं किसी की 20 है, किसी की 22 है, किसी की 24 है, एज द केस में भी। ऐसे GSTR 1 मैं 11 बोलूँ तो समझ जाना, कुछ की 13 भी है, मैं 13 बोलूँ तो समझ जाना, कुछ की 11 भी है, क्यों सारी डेट बार बार कैसे बोलेंगे। वो 11, 13, ये 20, 22, 24। रिटर्न मंथली भी है, क्वार्टरली भी है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको रिटर्न का बताया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना जरूर याद रखना चाहिए। रिटर्न के चैप्टर में और भी कुछ रिटर्न आएगी, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में डाउट, बेसिक बात में किसी को लग रहा हो कि ये तो कोई बात बनी नहीं, कि ये तो कन्फ्यूजन है, ये कैसे होगा, तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक बातों में कोई स्पेसिफिक डाउट? चलो अब वापस आइए, सिस्टमेटिकली पूछेंगे। अब वापस आइए, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। पेज नंबर 60 का जो नीचे बॉटम पे एग्जाम्पल है वो अच्छे से रीड करो, और पेज 60 तक के डाउट पूछो और इस एग्जाम्पल के डाउट पूछो। आगे का पार्ट फिर अभी देखते हैं आराम से। अब इसके ये एग्जाम्पल अब समझ में आना चाहिए, रीड कर लो। हाल में दोबारा देखिए इस पार्ट को, कि मान लीजिएगा मंथ है जुलाई का, जुलाई 22, और 10 जुलाई को सामान खरीदा, सामान आ गया है, इनवॉइस आ गई है, तो 16(1)(2) सेज आप टेस्टेड ले सकते हो। इसका मतलब कुछ नहीं है, डजंट कैरी एनी मीनिंग, यूजलेस है। वो टेस्टेड किसका लेना वो तो वो बताएंगे, हमें क्या पता कब बताएंगे। 13 तारीख तक रिटर्न आ जाएगी, एक दिन का गैप लेंगे मैक्सिमम। 15 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर GSTR 2B आ जाएगा। अ डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 यू विल गेट GSTR 2B। अ डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1, if there are 2 dates for filing of GSTR 1, the later one shall be taken into consideration। पूरी बात ऐसे लिखी हुई है। 11 तारीख भी है GSTR 1 की, 13 भी है, लेटर हुआ 13, ए डे आफ्टर 13, तो वैसे ही ये 14 तारीख को ही आ जाती है, अगले दिन पक्का मिडनाइट निकलते आ जाती है। 13 तारीख की मिडनाइट के बाद अकाउंट चेक कर लो, 2B मिल जाएगा, वहाँ लिखा हुआ उन्होंने। तो टेस्टेड तो मुझे यही मिलना है ना, तो सामान आया नहीं आया, इनवॉइस आई नहीं आई, सब बातें तो यूजलेस हो गई। उनको क्या पता आया नहीं आया, वो तो मुझे कहेंगे ले लो। वो कह रहे हैं हमने ये कहा था कि जब हम तुम्हें कहेंगे ले लोगे, वहाँ तक ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है
तो जो हमने कहा था उसमें से उतने हिस्से का टेस्ट राइट आप अवेल मत करना, और जब आप लेस करोगे अमाउंट, मान लो 15 लाख की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है और ये 8 लाख हमने कहा था, 1 लाख की इनवाइस नहीं आई तो आप 8 लाख मत एडजस्ट करना, 7 लाख एडजस्ट करना, बाकी में पेमेंट करना है, ड्यूटी आपकी है। वो तो हमने बाद में पकड़ लिया आपको, तब एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट। तो यानी ये सारी बातें प्रैक्टिकली यूजलेस है। प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं चेक कर रहा, इनवाइस आई थी कि नहीं आई थी, सामान आ गया कि नहीं आ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ किसका इंतज़ार कर रहे हैं? 2B का। 2B आ गई ले लो। वो तो अगर ऑडिटर आ जाएंगे, ऑडिटर पकड़ लेंगे कि भाई 2B में तुमने ले तो लिया, जरा इनवाइस दिखाओ कहाँ है। जी इनवाइस है तो ऑडिटर रिपोर्ट कर जाएगी कि इनके पास इनवाइस है नहीं, गलत लिया इन्होंने, सामान आया ही नहीं, गलत लिया इन्होंने। तो मतलब जो लिखा हुआ है वो पता नहीं कुछ और ही लिखा हुआ है, जो हो रहा है वो कुछ और ही हो रहा है। वो तो ये सब बातें कोई देखता नहीं, वो सब 2B का इंतज़ार करते हैं। 2B आ गया ले लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये वाला पार्ट है, थ्योरेटिकली ये वाला पार्ट है। नोट आ जाए 16(1)(2) पे तो हम सारा ही लिखेंगे ये वाला भी। अब एक बार डाउट पूछो, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता? हाँ जी हाँ। सर एग्जाम्पल से रिलेटेड है सर, वो आपने दिसंबर वाला क्या बताया था कि 16 सब सेक्शन 4 में अगर दिसंबर में अगर मतलब एग्जाम्पल में जो आपने कहा था ना कि 10 नवंबर के बजाय अगर हम दिसंबर में पेमेंट करते हैं 2023 में, तो एक्सेप्शन मतलब नहीं, वो तो ये है कि भी अगर आपने GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट कर देना। कब तक? अगले साल के नवंबर वाली रिटर्न में, और तुम्हें मिल जाएगा अकॉर्डिंगली 20 दिसंबर को मिल जाएगा। नवंबर की रिटर्न में नहीं बताया, दिसंबर की रिटर्न में बताओगे तो नहीं बता सकते, फिर वो लैप्स हो जाएगा, 16(4) अप्लाई कर जाएगा। वो तो ये पार्ट था कि डिले आप कर सकते हो। कब तक? अगले साल के नवंबर तक। वहाँ तक डिले, पहले था सितंबर तक, अब कर दिया नवंबर तक। बाकी 16(4) अभी आएगा, मैं रीड करवाऊँगा, फिर दोबारा आएगा। अब 16(3) देखो, इसके बाद पेज 61 पर 16(3) while claiming depreciation on capital goods, such ITC shall not form a part of the actual cost that is registered person has taken test credit. Input tax shall not be added to the cost of capital asset. If you purchase one plant 30 lakh, GST 6 लाख, टेकन ITC, अगर ITC मिल जाएगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 30 लाख पर, और अगर ITC ना मिले तो कितने पे मिलेगा? 36 लाख पर। ये 16(3) था। अब 16(4) इसके आगे देखो, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC 16(4) ये है, a registered person shall not be entitled to take input tax credit after the 30th day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, furnishing of the relevant annual return as per section 44 rule 80. Every person has to file annual return on GST 9 up to 31st December subsequent year whichever is earlier. देखो रिटर्न वाले पार्ट में पहले थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 37, 59 GSTR 1, 38, 60 GSTR 2B, और ये 3B। मैंने कहा था ये 3 मेन है तो इसके अलावा भी रिटर्न है, 3 मेन है। तो जो अब मैं ऐड करूँगा कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन रेफरेंस उसका आ रहा है 16(4) में, और भी कई जगह रेफरेंस आएगा। एक रिटर्न कहलाती है फर्स्ट रिटर्न, एक कहलाती है एनुअल रिटर्न, एक कहलाती है लास्ट रिटर्न। इन 3 के अलावा ये मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GST 1, ये मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड नॉट सबमिटेड। GSTR 3B is the main return. Besides this, we have first return, we have annual return, and we have last return. वही बता देता हूँ अभी आपको, फर्स्ट, एनुअल, लास्ट। 16(4) में एनुअल का रेफरेंस आ रहा है, तो पहले एनुअल बता देता हूँ। 16(4) में इनकम टैक्स में बताओ रिटर्न कितने इंटरवल के बाद भरनी है? 1 ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग बात की, साल में एक, यहाँ साल में कितनी? 12 या 4 तो हैं, तो हमने कहा 12 भर दिया। अब एनुअल तो नहीं भरनी, मुझसे कहा नहीं एनुअल तो भरनी है आपको, तो फिर 12 भरी, वो क्या वो भरी होगी, कोई बात नहीं, एनुअल तो भरनी है।
क्वार्टरली वाले ने कहा 4 भरी, फिर क्या हो गया, एनुअल तो भरनी है, एनुअल तो भरनी है, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है। जब हर महीने की डिटेल मैंने आपको दे दी तो आप टोटल कर लो, एनुअल बन जाएगी। उनसे जो तुमने रिटर्न भर दी थी हमें क्या पता कहाँ हमने भगा दी इसको, हमें नहीं पता, तुम लाओ एनुअल। बाई चांस पूरे साल की फिगर देखनी हो तो कहाँ से देखनी, तो हमने कहा है ना टोटल कर लो। डिपार्टमेंट की एक खास बात है, आप सब कुछ दे दो, जिस दिन वो रेड करेंगे सब कुछ मांगेंगे आपसे, तुम लाओ। हम कहेंगे जी आपको दिया हुआ है, वो नहीं, तुम लाओ। यू वोंट बिलीव कि जब किसी के यहाँ छापा मारते हैं तो पता क्या बोलते हैं, 6 सालों में जितनी रिटर्न आपने भरी है सबकी कॉपी सबमिट करो और उसको वेरीफाई करवा के लाओ, चार्ट अकाउंटेंट से कॉपी सबमिट करो। तो हमने कहा तो हमने भरी हुई है। नहीं, कॉपी तो अलग से 3 कॉपी लाओ, चालान फॉर्म, सबके चालान फॉर्म की कॉपी लाओ, सब कुछ। इसलिए सारा रिकॉर्ड संभाल के रखना 6 साल का। कुछ भी गायब हो जाएगा, हम कहीं जी ये गायब हो गए तो आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, हम तो लिख देंगे कि आपके पास मिला नहीं है रिकॉर्ड, सब कुछ मांगेंगे। तो एनुअल भी है, ये ध्यान रखना। मंथली रिटर्न क्वार्टरली के बाद एनुअल ने पीछा नहीं छोड़ा। इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है कब तक, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। इसमें सबकी एक ही डेट है, 2 नहीं है, 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। अगले साल की 31 दिसंबर तक हमें आपकी एनुअल रिटर्न चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए मंथली के अलावा। फिर उसका फॉर्म नंबर कितना है, GSTR 9, उसका यहाँ लिख देता हूँ, सेक्शन लिखो उसका 44, रूल 80, GSTR 9, ये एनुअल सेक्शन 44 रूल 80 GSTR 9, इसका रेफरेंस आ रहा है। पूरी बात अभी मैं दोबारा फिर बताता हूँ आपको। हर पर्सन को चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली कोई भी हो, एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। कौन सा सेक्शन, 44 रूल 80 फॉर्म GSTR 9। अब लेट्स सी कि भाई मैंने सितंबर 22 का GSTR 1 नहीं भरा, यहाँ लिख देता हूँ, सितंबर 22 का GSTR 1 जब मैंने दिया, मान लो 11 अक्टूबर को, तो एक एंट्री आउटपुट सप्लाई की रह गई, एक एंट्री रह गई, जिसके बेसिस पर किसी को ITC मिलना था, रह गया, वो ITC उसका रह गया। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई क्या किया तुमने, बताओ, रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं कर दूंगा, तो उससे कर देना हमारी तरफ से अगले महीने, कब तक, नवंबर 23 तक, यानी 20 दिसंबर को वो बंदा टेस्टेड ले लेगा। अगर तुमने ये डेट निकाल दी, तुमसे तो टैक्स हम रखवा ही लेंगे, जाओगे कहाँ, उसको टेस्टेड नहीं मिलेगा, उसका गया हमेशा के लिए। और जो आपने रिटर्न भरनी थी 22-23 की एनुअल, 22-23 की एनुअल जो रिटर्न भरनी थी, वो कब तक भरनी है, 31 दिसंबर 23। बाई चांस ये आपने पहले ही भर दी, कब भर दी, 10 अगस्त 23 को। तो ये जो रिपोर्टिंग वाली बात थी नवंबर 23 तक, अब आप नवंबर 23 तक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जो आपने एनुअल रिटर्न भरी है उससे पहले कर सकते हो, इसके बाद कोई रिपोर्टिंग नहीं। फिर तो एनुअल आपने सब कुछ बता दिया, बात खत्म होगी। अगर आप नवंबर में भरोगे और एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर में भरनी है तो कोई बात नहीं, आप एनुअल के अंदर इसका एंट्री को ले आना, आ जाएगी। एनुअल तो पहले भर के बैठ के, हमने तो कहा भी नहीं, हमने कहा था एक दिन, आपने कहा नहीं पहले ले लो, तो दे दो हमें पहले, उसके बाद फिर हम आपको कुछ नहीं रिपोर्ट करने देंगे। मैक्सिमम जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट है, अगर वो नवंबर से पहले आ गई है तो वहीं रुक जाएंगे। अगर वो नवंबर के बाद आप फाइल करने जा रहे हैं तो नवंबर तक आप रिपोर्ट कर लो, ये लिखा हुआ है। अब आप रीड करके देखो, एक बार रीड करना पड़ेगा 2 बार कम से कम, फिर डाउट बनेगा।
16(4) के नीचे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। ABC लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड इनवॉइस डेटेड 10 December 22। इन दिस केस लास्ट डेट फॉर टेकिंग ITC शैल बी 30 November 23। 10 दिसंबर 22 की इनवॉइस है, गलती से आपने टेस्टेड नहीं मिला, यानी सप्लायर ने रिपोर्ट नहीं किया, या आपको इनवॉइस भेजी थी गुम हो गई, या कोई भी बात थी, किसी भी कारण से आपको टेस्टेड नहीं मिला, तो कोई डरने की बात नहीं, आपको टेस्टेड मिल जाएगा। जो कमी थी पूरी कर लो। कब तक पूरी कर लो? 30 नवंबर 23 तक। अकॉर्डिंगली 20 दिसंबर को मिल जाएगा। बट इफ एनुअल रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, लेकिन पहले ही आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, काम पहले ही ख़त्म कर दिया 31 जुलाई 23, तो फिर 31 जुलाई 23 के बाद कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। If any debit note has been issued in connection with any invoice, date of debit note shall be taken into consideration for the purpose of determining the time limit, not the date of invoice. Invoice issued on 10th January 23, debit note issued on 20 April 23. In this case, ITC can be taken maximum up to 30 November 23 or the date of filing return whichever is earlier. इस बात को देखिए आप एक बार। देखिए, सेलर ने सामान बेचा 10 जनवरी 23 को, इससे कनेक्टेड टेस्ट क्रेडिट किसी कारण से अगर बायर को नहीं मिल पाया, कोई भी कारण हो सकता हो, सामान नहीं आया, इनवाइस नहीं आई, GSTR 1 में नहीं आया, व्हाट्सएवर में भी द रीजन, तो उससे जो भी रीजन था वो ठीक करते रहो अपने आप, और हम आपको अलाउ कर देंगे नवंबर 23 तक सब कुछ ठीक कर लो, और 20 दिसंबर की पेमेंट में इसका एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। देखो 22-23 साल है, जो साल है उसका अगला साल 23-24, उसके अगले साल के दिसंबर तक, ये लिखा ना, जो आपका रिलेवेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर, उसका जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसका जो दिसंबर है वहाँ तक मिल जाएगा। करेक्ट? यानी 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक कभी भी ले लो तो मिल जाएगा नवंबर 23 तक। अब ये जो सामान सप्लाई किया था 12 लाख का, इनवाइस दे दी थी 10 लाख की, बंदे ने रिपोर्ट किया कि जी आपने सामान 12 लाख का दे दिया और इनवाइस 10 लाख की, तो हमने कहा भी 2 लाख की इनवाइस और दे देते हैं, डेबिट नोट। वो डेबिट नोट इशू हुआ है 10 अप्रैल 23 को, तो कह रही है भाई इसका टाइम पीरियड अलग कैलकुलेट करना और इसका टाइम पीरियड अलग कैलकुलेट करना। ये 23-24 में इशू हुआ है, तो इसका 31 दिसंबर 24 या नवंबर 24, इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है। डेबिट नोट है तो डेबिट नोट की डेट देखना, इनवाइस है तो इनवाइस की डेट देखना। पहले एक सिस्टम होता था कि डेबिट नोट के लिए भी ओरिजिनल इनवाइस की डेट देखी जाती थी, तो वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। वो कह रहे नहीं भाई वो अलग इनवाइस है, ये अलग इनवाइस है, इसका अलग देखो, इसका अलग देखो। तो डेबिट नोट के लिए इनवाइस को नहीं देखना, इनवाइस के लिए डेबिट नोट को नहीं देखना। हम ये नहीं कह रहे कि इनवाइस के लिए भी डेबिट नोट को देखना, नो, डेबिट नोट के लिए डेबिट नोट की डेट देखो, इनवाइस के लिए इनवाइस की डेट देखो, उसका अलग इसका अलग। पहले क्या था, डेबिट नोट के लिए भी इनवाइस की डेट देखो, वो चेंज कर दिया, दोनों का अलग अलग रहेगा। देखो जरा रीड करके। अगला एग्जाम्पल देखो, A is a trader, example 2, A is a trader who places an order on B for a consignment of soda. A receives a buying order from C for same quantity of soda. A instructs B to deliver goods to C. In turn, raises invoice on C.
The goods are not physically received at the premises of A. In this case, deemed to be delivery to Mr. A is entitled to ITC on consignment. देखिए इसका मतलब, A ने ऑर्डर किसको दिया? B को, और C ने ऑर्डर दिया A को। तो A ने B को बोला सामान डायरेक्ट C को दे दो। तो क्वेश्चन ये है, क्या A इसका टेस्टेड ले सकता है? A ने सामान तो रिसीव ही नहीं किया। तो हमने कहा था कि खुद सामान रिसीव करो या आपका एजेंट रिसीव करे या ब्रांच रिसीव करे, एक ही बात है। तो ए के कहने पर बी ने सी को दिया है, मीन्स गुड्स हैव बीन इश्यूड बाय मिस्टर ए, टेस्ट क्रेडिट इज अलाउड। देखो रीड करके, देखिए अगला एग्जांपल, XYZ मेक्स एडवांस पेमेंट इन अगस्त, ऑर्डर्स 10 क्विंटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। द सप्लायर ऑफ केमिकल रेजेज ए बिल फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त, कलेक्ट्स GST फ्रॉम XYZ on advance paid. The chemical is delivered in loads over a period of 3 months and the supply is completed in November XYZ. XYZ can IC of receipt to last order। देखिए XYZ ने ऑर्डर दिया, ठीक है, XYZ मेक्स एडवांस पेमेंट इन अगस्त, ऑर्डर्स 10 क्विंटल ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब ये जो सप्लायर है ये कह रहा है भाई डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे रखो यहाँ, GST भी रखो यहाँ और जाओ अपने घर, आता रहेगा सामान धीरे धीरे। पूरा पैसा रखवा लिया, GST भी ले लिया, अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट को भी दे दिया, तो क्या इसको ITC मिलेगा? उनसे नहीं मिलेगा। सामान आने दो पूरा, उसके बाद बात करना। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में सामान सप्लाई हुआ है, जब लास्ट लोट आ गया तब जाके इसको ITC मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट को पेमेंट मिल चुका है। अगर मैं GST किसी से भी कलेक्ट कर लूँगा, मेरी ड्यूटी अगले महीने हर हालत में गवर्नमेंट को देना ही देना है। गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुँच गया पैसा, उसको ITC नहीं देंगे जब तक कि लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाएगा। अगर इनवाइस एक है, इसमें इनवाइस एक है, अगर इनवाइस अलग अलग है कोई बात नहीं, फिर तो हर इनवाइस का अलग अलग हिसाब है। देखो रीड कर, अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया, चलो ब्रेक करते हैं पहले। हाँ भी देखिए, आप रिटर्न का थोड़ा सा और बता दूँ। रिटर्न का बोलूँ, सारे बच्चों को बोलना है या तू बोलेगी? तू आगे इधर बोल। भाई ये चिल्ड्रंस डे पे आप सभी बच्चों से कुछ बात करना चाहती है, आ जाओ। मैं तो ये बोलूँगा, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और अब कुछ स्पेशल ये बोलेगी। कोई और बच्चा कुछ बोलना चाहे चिल्ड्रन डे पे? एक्चुअली CS स्टूडेंट्स का तो बस एक ही दिन होता है जिस दिन उनका रिजल्ट आता है, पास हो जाते हैं, और हमारा हर दिन उस दिन के लिए लगा रहता है कि वो दिन आए। हाँ जी, डांस कौन? इसकी शक्ल से ही नहीं लगता इसने कभी डांस किया हो। इसका डांस में वो हिसाब है मेरे वाला है, हमने भी कभी ज़िंदगी में डांस करके नहीं देखा। हमारा ये डांस है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब देखो, चिल्ड्रन डे पे आप कुछ कहना चाहते हो? चिल्ड्रन डे पे कोई मैसेज देना चाहते हो बच्चों? आ जाओ। लो फिर 2 रिटर्न और लो।
एक फर्स्ट रिटर्न और एक लास्ट रिटर्न। फर्स्ट एनुअल नहीं, एनुअल अलग है, ये लास्ट है। एनुअल अलग है, लास्ट अलग है, फर्स्ट अलग है, GSTR 1 अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। फर्स्ट एंड लास्ट देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट आता है सेक्शन 44, लास्ट आता है सेक्शन 45, रूल आता है 81। इसका कोई रूल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। फर्स्ट रिटर्न, लास्ट रिटर्न। लास्ट को एनुअल से कंफ्यूज मत करना, एनुअल अलग है। एनुअल 4480 थी, GSTR 9 था, ये GSTR 10 है, लास्ट वाली। लास्ट से पहले फर्स्ट बताता हूँ। देखिए मैं डीलर हूँ दिल्ली में, अनरजिस्टर्ड हूँ, तो क्या मुझे GSTR 1 भरना है? अनरजिस्टर्ड को इनमें से कोई काम नहीं करना, उनसे अनरजिस्टर्ड तुम्हारे बस का है भी नहीं। घर के नीचे दुकान खोली है, GSTR 1 कहाँ से भरोगे? तो ये कुछ काम नहीं करना, ना PMT 06, ना कोई रिटर्न, ना कुछ नहीं। अब लेट्स सी मेरी टर्नओवर क्रॉस की गई है, हो गई है 8 सितंबर 22 को पहली बार 40 लाख की फिगर मैंने क्रॉस कर ली 1422 से। यहाँ से पर्टिकुलर ईयर का देखना, 2 साल का नहीं, पहली बार। तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब कौन सा फॉर्म भरूंगा? हाँ साक्षी बताओ, कौन सा फॉर्म भरूंगा मैं? कौन सा? REG 1, ठीक है, करेक्ट। तो हम भरेंगे REG 1। पहले तो तूने GSTR 1 बोला था, फिर तूने, इन्होंने बोला था, अच्छा, फिर PMT 6 बोला था तूने, वो भी इन्होंने बोला था, फिर तूने अपना दिमाग यूज़ किया तो सही आ गया। इसलिए कभी किसी की मत सुनो, वही करो जो अपना दिल कहे। तो REG 1 करेक्ट। लेकिन मैं कब भरूं? अभी? उनसे नहीं, आराम से, जब टाइम मिले। 30 डेज़ का टाइम है। ये थोड़ा आज ही 40 लाख क्रॉस की आज ही दुकान बंद करके चले जाएं चार्ट अकाउंटेंट के पास, जी पहले वो भर दो, दुकान बंद रहने दो, कोई बात नहीं। दुकान ज़्यादा ज़रूरी है, ये होता रहेगा काम। और CA के पास जाएंगे तो CA कौन से ऑफिस में अवेलेबल होंगे? वो गए होंगे ITO, सारे चार्ट अकाउंटेंट ITO गए होंगे सुबह। कोई किसी का नोटिस होगा, किसी की रिटर्न होगी, किसी का ये होगा, किसी का वो होगा, किसी का वो होगा, और फिर 3-4 बजे लौट के आएंगे, फिर जाके ऑफिस में बैठेंगे, सुबह फिर चल पड़ेंगे। तो 4-5 दिन तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। फिर उसका उन्होंने कहा ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, इसलिए गौरव से हम भी आपको कह रहे हैं 30 डेज़। तो मैंने अल्टीमेटली जाके REG 1 भर दिया। वो भरा मैंने कब? 20 सितंबर 22 को, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे मिल गया 23 सितंबर 22 को। अब ये एप्लीकेबल कौन सी डेट से माना जाएगा? मैंने भरा 20 सितंबर को, लिमिट क्रॉस हुई 8 सितंबर को, सर्टिफिकेट आया 23 सितंबर को। एप्लीकेबल, इफेक्टिवनेस कब से है? उनसे जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस की थी, यू आर रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, यू स्टैंड रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, अगर 30 डेज़ के बाद अप्लाई किया, मान लो मैंने अप्लाई किया 10 अक्टूबर को, रजिस्ट्रेशन मिला 15 अक्टूबर को, तो ये 15 अक्टूबर से इफेक्टिव माना जाएगा। 30 डेज़ के बाद अगर आपने भरा, फिर जब मिलेगा, जिस दिन मिलेगा वहाँ से इफेक्टिव माना जाएगा। ये चैप्टर रिटर्न का नहीं, ये चैप्टर रजिस्ट्रेशन का है। बीच में मैंने थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का पार्ट आपको बता दिया, क्योंकि जो रिटर्न वाला है, फर्स्ट रिटर्न वाला है, इसके बिना समझ में नहीं आएगा, और जो ITC का चैप्टर चल रहा है वो रिटर्न के बिना समझ में नहीं आएगा। तो इफेक्टिव जिस दिन से आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, ये इफेक्टिव उसी दिन से होगा, प्रोवाइडेड यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डेज़। और 30 डेज़ के बाद जिस दिन मिला उसी से। तो लेट्स सी मैंने 30 डेज़ में अप्लाई कर दिया था, 23 सितंबर को मिला, सर्टिफिकेट इफेक्टिव यहाँ से है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही तो मैं रिटर्न भरनी शुरू करूँगा, GSTR 1, फिर GSTR 2 भी आने शुरू होंगे, फिर अगले महीने की 20 तारीख को GSTR 3 भी भरूँगा। तो मैं GSTR 1 कब से भरूँ? 23 सितंबर ऑनवर्ड या 8 सितंबर ऑनवर्ड? जो मैं आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट बनाऊंगा 8 सितंबर से बनाना शुरू करूं या 23 से बनाना शुरू करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं, इसको तुम अलग से रिपोर्ट करो हमें, क्योंकि उस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ये अलग से रिपोर्ट कर दो, और 23 के बाद से रेगुलर GSTR 1 भर दो, एंड दिस विल बी कॉल्ड योर फर्स्ट रिटर्न।
होगी वही GSTR 1, लेकिन ये पूरे महीने की नहीं होगी, इस पीरियड की होगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिटर्न। तो पहली रिटर्न जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा और जिस दिन से वो इफेक्टिव है, इस पीरियड की सप्लाई को रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें। दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। फॉर्म सेम है, GSTR 1 ही है, कहलाएगा वो फर्स्ट। और 23 तारीख से 31 तारीख तक, 30 तारीख तक वो GSTR 1 बनेगा, और फिर 20 तारीख को GSTR 3 भी देंगे, और बीच में आ जाएगा GSTR 2 भी, यानी सारा प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का मतलब ये है। अब लेट्स सी कि मैंने अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया, मैंने 23 अक्टूबर 2026 को बिजनेस क्लोज सब बंद कर दिया। मुझसे सर्टिफिकेट मैंने कहा कैंसिल कर दो। मुझसे जब सब आपने सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दिया, ये तो बताओ क्या आज तक का GST सारा पे किया आपने? कंफर्म तो करो, कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं, कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही आपके अगेंस्ट, कोई टैक्स का पेमेंट ना दिया पेंडिंग चल रहा हो। ये सारी बातें लास्ट रिटर्न में बताओ। GSTR 10 दो, लास्ट रिटर्न भरो, और आप सब कुछ बताओ, सब कुछ क्लियर है, उसके जो कॉलम्स है प्रॉपरली भरो, कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। वरना अगर आपने लास्ट रिटर्न नहीं भरी, 2 साल बाद हमें कुछ पता लगा, पकड़ लेंगे हम आपको कि तुम्हारा वो रहता है, 3 साल बाद पता लगा रहता है, आपने रिटर्न भर दी, हमने सर्टिफिकेट दे दिया, आपको बात खत्म होगी। क्लोजर सर्टिफिकेट आएगा कि योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल्ड। रिटर्न आप फाइल कर देना, हिसाब किताब क्लियर, उसके बाद हमारा आपका कुछ नहीं, टोटल ब्रेक ऑफ हो गया आपका और हमारा। ये रहेगी लास्ट रिटर्न। कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल? 81। ठीक है, तो ये 6 रिटर्न कम से कम अभी आप याद रखना। GSTR 1, 2B, 3B, फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, लास्ट रिटर्न, और ये रजिस्ट्रेशन में है। इफेक्टिव डेट जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस किया वहीं से, प्रोवाइडेड यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डे। सर्टिफिकेट कभी भी मिले उससे कोई मतलब, अप्लाई करने की बात है। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन टाइम, हम आपको रजिस्टर वहीं से कर देंगे। क्या बेनिफिट? जितनी परचेजेज है उस डेट से ऑनवर्ड सबका टेस्टेड मिल जाएगा। देखिए बेनिफिट, मैंने जो सामान खरीदा इस पीरियड में उसका मुझे IT से मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली जो बेचा उस पर आउटपुट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बातें रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जब आएगा, बाकी बातें तब करेंगे। तो फर्स्ट रिटर्न समझाने के लिए मैंने बात बीच में बताई है। अब आप मुझसे 16, 1, 2, 3, 4 चारों के डाउट पूछ सकते हैं। पेज नंबर मेरा कहने का मतलब है 60 कवर हो गया, 61 कवर हो गया, और 62 में उसी के एग्जाम्पल है, 63 में उसके एग्जाम्पल है, और 64 में उसके एग्जाम्पल है। 65 पेज से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहले चेक कर लो। 64 पेज तक कवर हुआ है, 65 पेज से हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पेज 65 से। अब यहाँ तक पहले जिसको डाउट पूछने पूछिए। हाँ जी, हाँ सर 16(2) में जो पॉइंट F है, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली ही कैन टेक टैक्स क्रेडिट। फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 16(4) शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम टैक्स क्रेडिट 30 नवंबर या GSTR 9 फाइल करने के बाद भी वो क्लेम कर सकता है। तो सर कब तक सप्लायर रिसीव कर सकता है पेमेंट बायर से?
अभी तक हमने कहा था ना 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो वापस हो गया, फिर बाद में पेमेंट कर दिया तो उनसे फिर ले लेना। 16(4) आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कह रहे कब तक, वो कह रहे कभी तक भी। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर मेरा कोई टेस्टेड बनता है तो क्या मैं उसको बिना मतलब के डिले करता जाऊंगा? आई विल, या तो मैं पहली बात 180 दिन में पेमेंट कर दूंगा मुझे करनी है तो, भाई मेरे सर्कमस्टांसिस बहुत ख़राब है और 2 महीने लेट हो जाऊंगा। ये थोड़ा किसी बंदे को मैं कहूँगा जी 15 साल बाद ले अब ले लो पेमेंट, तो वो तो अंडरस्टूड है भाई कितना डिले हो जाएगा, और 1 महीना लगा लो और 2 महीने लगा लो, तो उनसे हम तो आपको कुछ कह नहीं रहे क्योंकि आपको भी तो जल्दी होगी टेस्टेड की। तो भाई इतना कितना डिले हो जाएगा? वो नॉर्मली भाई पहली बात तो भाई देखो, कोई सामान हमसे लेके जाता है तो बंदा पेमेंट कर देगा। कोई 15 दिन का बोलता है, कोई 20 दिन का, 25 दिन का, महीने 2 महीने का, इतना ही तो होता है। 4 महीने 6 महीने लगा लो, हो जाएगा 100 दिन। इसीलिए 180 दिन लाए हुए, यहाँ तक तो हो जाएगा। इसका बाद का मतलब है आपकी देने की नीयत नहीं है, या फिर आपने सामान नहीं खरीदा, झूठी इनवॉइस पॉकेट में डाल के घूम रहे हो और झूठा टेस्टेड तुम्हें चाहिए। कैसे मिल जाएगा भाई? और जिसने सामान दिया वो पेमेंट कैसे छोड़ देगा भाई? ये नहीं, ठीक है। और देखो डाउट्स, मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि भाई देखो क्रेडिट कितना होता है। क्रेडिट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। जो अगर सामान बेच रहा है सब कुछ क्रेडिट पे ही दे देगा, उसकी दुकान तो बंद होगी, चलाएगा क्या? इसलिए सारे दुकानदारों ने लिखा होता है उधार प्रेम की कैंची है, नो नगद। वो क्या लिखा होता है? आज नगद कल उधार, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। पता नहीं क्या क्या लिखा, सबको पता है भाई उधार का काम ठीक नहीं है। उधार वाला तो फिर गया, सबने लिखा था कुछ कुछ, ठीक है। और देखिए डाउट, अब देखिए अगला सेक्शन। 16 के कितने पार्ट थे? 4। चारों क्लियर हो गए ना? 17 18 के बाद आएगा, पहले 18 आएगा फिर 17 आएगा। 18 के पार्ट बताऊं? 18(1) 4 पार्ट, फिर 18(2), 18(3), 18(4), 18(5), 18(6), इतने पार्ट है इसके। 17 के 17(1), 2, 3, 4, 5। खाली 18 याद करना है, ठीक है। पार्ट भी याद करने हैं, ठीक है। 1 के आगे ABCD याद करना, ठीक है। वो आपके ऊपर है, जितना कर सकते हो कर लो। मैं तो कहूँगा कर लो, पहले मैंने बता दिया। इंटर में जो मैं करवा रहा हूँ इनकम टैक्स का, इसका कर लो। फाइनल में पास होने की गारंटी मेरी है। फाइनल का पेपर उठा के देखें ना, आज है ना, आज किसका? डायरेक्ट टैक्स का है, डायरेक्ट टैक्स का आज फाइनल का। आज वाला पेपर जो होगा नेट पे तो तुरंत आ जाता है, नेट पे चेक कर लेना। और अभी डायरेक्ट टैक्स तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ ना, कंप्लीट हमारा GST भी नहीं हुआ कंप्लीट होने के बाद देखना कि आज ही कोई देखने लग जाए हाँ, जैसे TDS कर लिया, TDS का क्वेश्चन देख लेना। एडवांस टैक्स का भी अलग से मिलेगा, देख लेना। हाउस प्रॉपर्टी का अलग से ना मिले बेशक थोड़ा बड़ा, डिडक्शन का पक्का मिलेगा। ना का मतलब डिडक्शन का ना हो, पक्का मिलेगा, डिडक्शन का देख लेना, वो आता होगा। जनरल टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन का पार्ट कुछ होगा, वो देख लेना। एग्रीकल्चरल, अच्छा क्लबिंग ऑफ इनकम का पक्का मिलेगा, देख लेना। क्लबिंग ऑफ इनकम पक्का मिलेगा, देख लेना। और वो क्वेश्चन चेक कर लेना, आता होगा। इसलिए जितना कर सकते हो कर लो। बैकग्राउंड बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। 18(1) कह रहा 4 केस, पहले आपको टेस्टेड नहीं मिला, अब ले लो। कैसे जी? मैंने सामान जब खरीदा था अनरजिस्टर्ड था, और सामान बेचते बेचते रजिस्टर्ड हो गया, आधा सामान मेरा बचा हुआ अभी, इसका टेस्टेड नहीं मिलेगा मुझे। मैंने 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, 5 लाख का तो अनरजिस्टर्ड रहते बेच दिया, 5 लाख का बचा हुआ रजिस्टर हो गया हूँ मैं। क्या लगता है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन से मिलेगा? 18(1)A, 18(1)A दे देंगे हम आपको। मैंने कहा वैसे 40 लाख मेरा क्रॉस नहीं किया, मैं तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो कोई बात नहीं, वॉलंटरी ले लिया तो भी दे देंगे हम आपको। लेकिन दोनों केस में कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, हम आपको इनपुट्स का दे देंगे, इनपुट सर्विस का नहीं देंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं। यानी कुछ दे देंगे कुछ नहीं देंगे। कैपिटल गुड्स का क्यों नहीं देंगे अभी बात करेंगे। एक स्कीम है कॉम्पोजिशन स्कीम, उसमें टेस्टेड नहीं मिलता, लेकिन अगर उसको छोड़ दे नॉर्मल स्कीम में आए तो मिलता है।
मैंने कहा पहले मैं कंपटीशन में था, सामान मैंने तब खरीदा था, मिला नहीं, अब मैं नॉर्मल में आ गया, मुझसे बचा है सामान, ले लो, चलो कैपिटल गुड्स का भी ले लो। डी पार्ट, जी पहले मैं जो सामान बेचता था, जो बनाता था, वो एग्जम्प्ट था, अब गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। तो मैंने जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो मुझे मिला नहीं कि तुम्हें एग्जम्प्ट बनाते हो, मैं टैक्स में, तो उनसे कोई बात नहीं, अब ले लो। तो 18(1) 4 पार्ट ये बताएगा पहले नहीं मिला था, अब ले लो। लेकिन 18(2) कह रहा है कि जो आपकी इनवाइस है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा पुरानी हम नहीं देंगे। तो हमने कहा 16(4), वो कह रहे 16(4) अलग है, 18(2) अलग है, उसमें अलग रेस्ट्रिक्शन है, इसमें अलग रेस्ट्रिक्शन है। वो अभी हम एग्जाम्पल देके देखेंगे कि दोनों रेस्ट्रिक्शन का कैसे ध्यान रखना है, ना ये ख़त्म हो ना ये ख़त्म हो। तो एक छोटा सा पहले केस बना के देखते हैं। ये तो मैं रफ बैकग्राउंड दिया आपको, अब एग्जैक्ट देखो। वही एग्जाम्पल ले लो जब भी हम कह रहे थे कि 7 सितंबर 22 40 लाख मेरा क्रॉस हो गया। जो सामान था मैंने बेच दिया, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल अभी बचा हुआ है, वो 10 लाख का रॉ मटेरियल मेरा बचा हुआ है, जिसपे 2 लाख का जीएसटी दिया था, टेस्टेड नहीं मिला था क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड था। और अब मैंने टाइमली अप्लाई कर दिया 20 सितंबर को, और 24 सितंबर को रजिस्ट्रेशन मिला है मुझे। तो गवर्नमेंट कह रही है जो आपके पास इनपुट्स बचे हुए हैं ना, कोई बात नहीं, आप टेस्टेड ले लो, मना नहीं कर रहे हम। मैंने कहा मेरे पास तो प्लांट मशीनरी भी बचा हुआ है, लोगों से इसका तो नहीं देंगे हम। थोड़ा इसका भी रीज़न देख लो क्यों नहीं देंगे, इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो आज मैं प्लांट मशीनरी खरीदता हूँ, आज मैं टेस्टेड लेता हूँ, इस प्लांट मशीनरी की 10 साल लाइफ है, 10 साल तक इससे आउटपुट बनाऊंगा, और 10 साल तक आउटपुट पे जीएसटी चार्ज कर करके गवर्नमेंट को दूंगा। मुझसे आईटी से ले लिया तो क्या है, 10 साल हमें लेके भी तो दोगे। और अगर ये पुराना है, 1 साल तो पहले ही निकल गया इसका, 6 महीने तो पहले ही निकल गए, उस पीरियड में आउटपुट के ऊपर तो जीएसटी मिला नहीं, और आईटीसी सारी ओरिजिनल वैल्यू पे हम आपको दे देंगे। तो बेटर क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं देंगे, कुछ अमाउंट उसका घटाएंगे, घटा करके देंगे, लेकिन उसमें हिसाब किताब न करना पड़ेगा। बेटर ये हम देंगे ही नहीं आपको। देखो इस चीज़ को देखिए, एक प्लांट मशीनरी है मेरे पास 10 लाख का, 2 लाख का जीएसटी, आज उन्होंने मुझे आईटीसी दे दिया, लेकिन मैं भी तो इससे 10 साल तक सामान बनाऊंगा, उस पर आउटपुट चार्ज कर करके गवर्नमेंट को दूंगा भी तो सही। तो उससे हमारा क्या नुकसान है, 2 लाख ले लो, 10 साल दो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 9 ईयर मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, अब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, और अब मुझे टेस्टेड दे दो पूरा का पूरा 2 लाख, आगे तुम कितने टाइम के लिए चार्ज करके दोगे, 1 लाख, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट गवर्नमेंट ने क्या निकाला, हर एसेट की लाइफ जीएसटी में 5 ईयर मानी जाएगी, एक्चुअल जितना मर्जी हो। इनकम टैक्स में देखो, आपको तो अकाउंटेंसी में यही बताया कि भी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, एसेट की लाइफ लेस स्क्रैप वैल्यू, फिर वो कर लो, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करके देखो कि जी इसकी एक्चुअल लाइफ कौन निकालेगा, हर बंदा अपने अपने हिसाब से निकाल देगा। वो कहेगा 1 साल है, वो कहेगा 6 महीने है, गवर्नमेंट से बस 1 ही साल, जी मुझे तो 1 ही साल लग रहा है। तो मैंने पहली क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं तो मोटर कार 10 लाख की खरीद के पेमेंट डेबिट कर दूंगा। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, लाइफ की बात हमसे मत करना, जो हम कह देंगे वही है। 15% है मोटर कार का, फर्नीचर फिक्सर का 10% है। यहाँ पे जीएसटी ने क्या कहा, हमसे भी बात मत करना, सारे एसेट की लाइफ 5 साल है। तो अगर आप एसेट खरीदते हैं कैपिटल गुड्स, आप टेस्टेड लेते हैं, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं आपसे, 5 सालों तक आप इस पे आउटपुट टैक्स में देंगे। तो अगर 1 साल निकल चुका है तो 1 साल का प्रोपोर्शनेट 20% कम कर दो, जितना इनपुट टैक्स था उसका 80% टेस्टेड हम आपको दे देंगे। ये जनरल प्रिंसिपल है, यानी हर क्वार्टर का कितने % लेस करना, 5%। हर एसेट की लाइफ 5 ईयर, तो 3 महीने का कितने % बना, 5%। 5 ईयर, हर ईयर में 4 क्वार्टर, 20 × 5 100। तो काफ़ी जगह पर जो कैपिटल गुड्स पहले खरीदे थे टेस्टेड मिलेगा, यहाँ पर नहीं दिया। गवर्नमेंट का करने को तो कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन जब आप थे ही अनरजिस्टर्ड नहीं देते हम, हमारी मर्जी। तो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होने पर टेस्टेड कैपिटल गुड्स का मिल सकता था, प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगा। फर्दर 1 साल से ज़्यादा पुरानी इनवाइस ना, जैसे ये मैंने यहाँ पर मेरा केस है 10 लाख का सामान बचा हुआ है, रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है 24 सितंबर को, गवर्नमेंट का बचे सामान का ले लो,
ये बताओ कब खरीदा था? मैंने कहा जी ये मैंने 10 जून 22 को खरीदा था, ठीक है। तो इसका आप टेस्ट क्रेडिट 10 जून 23 तक ले सकते हो, और आज क्या है 24 सितंबर 22, नो प्रॉब्लम ले सकते हो। लेट्स सी, रजिस्ट्रेशन मैंने लिया है 10 सितंबर 23 को, और ये 10 जून का खरीदा हुआ है। अब इसका टेस्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा, 1 साल का टाइम निकल चुका है। 1 साल की बात कहाँ है? सेक्शन 18(2) में है। 18(2) कह रहा है अगर सेक्शन 18(1) A, B, C, D चारों में से किसी भी केस में तुम्हारा केस फॉल करेगा तो टेस्ट क्रेडिट देंगे। नंबर 1 विद द कंडीशन कि आपकी इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जबकि 16(4) का टाइम नहीं निकला, देखो आप 16(4) तो कह रहा है अगले साल के नवंबर तक, तो 18(2) कह रहा है 16(4) की कंडीशन अलग है, ये अलग है। दोनों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों को कैसे? अगला एग्जांपल देखो, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है 10 फरवरी 23 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो सामान मेरे पास बचा हुआ है वो खरीदा था मैंने 8 जनवरी 23 को, तो अभी तो 1 साल भी नहीं निकला, ले सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सामान मैंने 8 जनवरी को खरीदा था और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है लेट्स सी 7 दिसंबर या 7 जनवरी 24 को, 6 जनवरी कर देता हूँ, और 6 जनवरी 24 को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ उस सामान का जिसका 1 साल अभी नहीं निकला, करेक्ट? क्या ले सकता हूँ? यस। 18(2) कह रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इतराज़ है 16(4) को। 16(4) कह रहा है अरे ये तो तुम्हारा 22 से इसका है, 22 से इसका ITC तुम नवंबर 23 के बाद ले ही नहीं सकते। यानी अगर 18(2) ने रोक दिया तो भी नहीं ले सकते, और 16(4) ने रोक दिया तो भी ले सकते। पहले वाले केस में 16(4) ने नहीं रोका था, 1 साल निकल गया, 18(2) ने रोका। इसमें 18(2) ने नहीं रोका, 16(4) ने रोक दिया। यानी दोनों का ध्यान रखना है, दोनों में से किसी ने भी रोक दिया तो रुक जाओगे। सेक्शन 18 क्या कह रहा है? कुछ केस जिसमें आपको पहले नहीं मिला था उन सभी केसेस में अब मिल जाएगा। सेक्शन 18 को पहले समझिए ओवरऑल क्या कह रहा है। 16 क्या कह रहा है? बेसिक जनरल कंडीशंस है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, किस में मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये 16 कह रहा है। 18 क्या कह रहा है? 4 केस है जिसमें आपको पहले मिला ही नहीं था, उस समय नहीं मिल सकता था, अब मिल सकता तो अब ले लो। लेकिन 18(2) का ध्यान रखना, 18(2) सिर्फ 18(1) पे लगता है चारों केस में। 1 साल से पुरानी इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 साल पुरानी इनवॉइस हो। अब 18 ये कह रहा है कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पहले तुमने ले लिया हो और अब ना मिले। जैसे मैं पहले रॉ मटेरियल खरीद के सामान बनाता था, वो टैक्सेबल था, तो मैंने टेस्ट ले लिया, अब गवर्नमेंट ने GST एग्जम्प्ट कर दिया, तो वो वापस करो। तो वापस करवाएगा सेक्शन 18(4), 18(1) और 2 दिलवाएगा। 18(3) में कुछ और कंसेप्ट है, एक सेपरेट कंसेप्ट है, बात करेंगे। और 18(4) कह रहा वापस रखवा लेंगे। 18(1) कह रहा नहीं मिला था तो ले लो, 4 केस है। 18(4) कह रहा 2 केस हमारे पास भी हैं, वापस रखवाएंगे तुमसे। 18(5) कह रहा है देंगे या लेंगे, कैपिटल गुड्स पर कोई प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। वो 18(5) में प्रोसीजर बनाया सेक्शन 40 और 44 में, जो मैं कह रहा हूँ हर की लाइफ कितनी मानी जाएगी, 20 ईयर्स। हर क्वार्टर का कितना, 5 ईयर, हर क्वार्टर का कितना माना जाएगा, 5%। तो 18(5) कह रहा है हमने प्रोसीजर बनाया, उसके हिसाब से चलेंगे। फिर 18(6) कह रहा है ऐसा भी हो सकता है आपने प्लांट खरीदा, टेस्टेड ले लिया, बाद में प्लांट उठा के बेच दिया। ऐसे तो फिर हर कोई ये करेगा, प्लांट खरीदेगा, टेस्टेड ले लेगा, फिर प्लांट बेच देगा। बेचने नहीं देंगे हम आपको। अगर बेचा तो 18(6) कह रहा वापस रखवा लेंगे। तो 18 सारा का सारा किस चीज़ का है? नहीं मिला ले लो, लिया था दे दो। जहाँ नहीं मिला था अब राइट है ले लो, जहाँ ले लिया था नहीं बनता दे दो। ले लो दे लो की बात 18 में है। और अब 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है जी रॉ मटेरियल खरीद लिया और कह रही जी मैं तो 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक टैक्सेबल है एक एग्जम्प्ट है, मैं लूँ कि ना लूँ। टैक्समैन ने कहा पेपर खरीदा था, इनपुट टैक्स दिया था, मैं तो बुक्स भी बनाता हूँ, मैं पैम्फलेट भी छापता हूँ, पैम्फलेट के ऊपर आउटपुट GST है, इसके ऊपर नहीं है, तो मैं लूँ कि नहीं लूँ।
नो से तो फिर प्रॉब्लम आ गई, रूल बनाना पड़ेगा। रूल 42 बनाया कि वो रूल 42 बताएगा आपको कैसे हिसाब किताब करेंगे इसका। कैपिटल गुड्स का कैसे हिसाब किताब करेंगे, रूल 43 बनाया कि कैपिटल गुड्स का हिसाब किताब, प्लांट मशीनरी का हिसाब किताब कैसे, वही प्लांट बनाया जा रहा है, बुक्स वही बनाया जा रहा है, पैम्फलेट्स। तो इंस्टेड के मैं एक सेक्शन लेके आपको बताता, मैं पहले आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। 16 किस बात का है, ये बेसिक कंडीशंस बताता है कि टेस्ट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कब तक मिलेगा। 16(4). 18 कह रहा है कुछ केस ऐसे है जिसमें पहले नहीं मिला था, अब बनता है तो अब ले लो। और 18(4) कह रहा है कुछ केस ऐसे है तुमने पहले लिया था, अब नहीं बनता, वापस करो। 18(5) कह रहा है हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कैपिटल गुड्स में, नहीं तो प्रोसीजर नहीं बताएंगे। 18(6) कह रहा है प्लांट खरीद के बेचना नहीं है भाई, बेचोगे तो रखवा लेंगे। 17 कह रहा है तुमने सब मिक्स कर रखा है, बीच में टैक्सेबल, बीच में एग्जाम, सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो हमने 2 रूल बनाए हैं, इनपुट्स के लिए 42, कैपिटल से 43, रूल पूरा स्टडी करो उसके हिसाब से लो। और 17(5) कह रहा है ब्लॉक्ड क्रेडिट, बोल जाओ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तो 16, 17, 18 का बेसिक आप समझना, तो फिर एक एक करके पार्ट करके याद हो जाएगा। बीच में मैंने रिटर्न का चैप्टर लगभग पूरा कवर कर दिया, थोड़ा सा मैंने इंटर रजिस्ट्रेशन का दे दिया, क्योंकि एक बार ये अगर आपके माइंड में घुस गया ना जीएसटी, बाहर नहीं निकलेगा फिर ये। और आप ट्राई करके देख लेना, कोई सीए फाइनल का बच्चा भी लेकर पूछ के देख लेना कि भैया ज़रा ब्रीफली बताना 16, 17, 18 में क्या है, मैंने आपको बताया, आप चेक कर लेना वो क्या बताएगा। और फिर आगे पूछ लेना 16, 1, 2, 3, 4 में क्या है, यही पूछ लेना 16 के सबसेक्शन कितने हैं, फिर 17 के 18 के पूछ लेना। तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मज़ेदार है, इसको मस्ती से एक बार सीख लो, फिर आप आर्टिकलशिप में भी पूरी दादागिरी, उससे ये पूछने बैठ जाओ, उससे पूछने बैठ जाओ, उससे पूछने बैठ, कोई ना पूछे तो अपने आप बताना शुरू कर दो। हर जगह ना बड़ा मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो देखो आपकी तो लाइफ यही है, आपके सारे फ्रेंड्स यही हैं, आर्टिकल में जाओगे फिर यही है, सीए बनोगे फिर यही है, ज़िंदगी भर यही है। अगर आज मुझे ये याद है तो मैं भी क्लास में खड़ा होकर एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मुझे याद नहीं होते, मेरा फेस लटका हुआ होता, सर नीचे होता और चुपचाप बोलता मैं, और डरता रहता कोई बच्चा कुछ पूछ ना ले। सीधी बात है भाई। और जी टीचर को ना आता ना, टीचर के पैर कांपते हैं कि भाई मुझे तो आता नहीं, और बच्चों ने पूछ लिया तो क्या होगा। लेकिन अब इतनी मेहनत करी, मुझे 16, 1, 2, 3, 4 याद किया, 17, 1, 2, 3, 4, 5 याद किया, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद किया, 18, 1 कैसे ABCD याद किया, सारे याद कर लिए, सारे बड़े अब मस्ती से पढ़ा रहे हैं। वो मस्ती आप में भी आएगी ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जब कंपैरिजन करोगे आर्टिकलशिप में सीए बन के, और फिर पता लगा इंटर में स्टडी किया, मज़े आ गए, फाइनल वैसे पास हो गया। मज़े ही मज़े आए, मतलब बड़ी बढ़िया चीज़ है। और ये गिफ्ट मैं आपको चिल्ड्रन डे पे दे सकता था, मैंने दे दिया। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, नहीं वो क्या गिफ्ट होता, गिफ्ट तो ये है जो ज़िंदगी भर काम आए। तो अब मैं इसे अगली क्लास से पढ़ाऊँगा सिस्टमेटिकली। अभी मैंने पढ़ाया थोड़ा है, अभी तो फालतू टाइम पास किया मैंने। तो अगली क्लास में फिर आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये है, हमें समझ में आ गई। अब जो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, क्या है, डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ तक आप कर लेना, बाकी अगले, ठीक है। ओके, थैंक यू।